नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 72। बाबा आओ। अनन्या अकेली और कमजोर थी। इतने सारे लोगों को क्यूई के लिए जयकार करते हुए सुनकर छोटी लड़की ने गुस्से में अपने पैर पटकते हुए अपने भाई का हाथ थाम लिया और कहा, गिगल, वे बहुत बुरे हैं। तुम मुझे बाबा का जयकार करने में मदद करो, हम उनसे ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं। आरव पहले तो राघव मल्होत्रा को देख रहा था, लेकिन जब उसने ये वाक्य सुना तो उसने डर के मारे तुरंत अपनी नजरें हटा लीं और उसके छोटे से चेहरे पर शर्म और घबराहट के भाव आ गए। तुलना करने की क्या बात है, दौड़ तो ताकत पर आधारित होती है, जयकार करने वाले से ज्यादा जोर से नहीं, आरव ने गंभीरता से कहा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा बनाया, लेकिन उनकी आवाज इतनी तेज थी कि बाबा हमें उनकी जय जयकार करते हुए नहीं सुन सके। बाबा खेल देखने जाते हैं, हमें उनका उत्साहवर्धन करना है। छोटी लड़की गंभीर लग रही थी। आरव अपनी बहन की ओर देखता रहा, लेकिन इनकार नहीं कर सका। उसके अगल बगल खड़े लोग अभी भी चिल्ला रहे थे कि क्यों ये चलो। आरव भी बहुत गुस्से में था। उसे मैदान पर बुरे चाचा की याद आ गई। उसने बहुत अच्छी दौड़ लगाई। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई पुरस्कार जीत लिया है। क्या राघव मल्होत्रा उसे जीत पाएगा? राघव मल्होत्रा सब कुछ करने में सक्षम लगता है। वह हर बार अपनी मां के पक्ष में उन अजीबोगरीब चाचाओं को जीत सकता है। इस बार उसे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? आरव चिंतित था, और अनन्या फिर से उसके बगल में बातें कर रही थी, इसलिए वह केवल असहाय होकर चिल्ला सका, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चिल्लाऊंगा। अनन्या ने खुशी से मुस्कुराते हुए अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा, तो चलो बाबा की जय जयकार करें। मैं 1, 2, 3 गिनता हूं और फिर हम चिल्लाते हैं, बाबा आइए, और टिल्डर 1, 2, 3। बाबा आओ, बाबा चलो ना। आरव की धीमी आवाज उसकी बहन की आवाज में लगभग डूब गई थी। अनन्या ने उदास होकर आरव की ओर देखा। गिगल, टिल्डर तुम्हारी आवाज बहुत धीमी है, बाबा सुन नहीं पा रहे। मैं आरव ने पलकें झपकाईं और दोषी भाव से अपने होंठ भींच लिए। क्या उसे इतनी जोर से चिल्लाने में शर्म आती है? राघव मल्होत्रा सुनेंगे। ओह, खिलखिलाते हुए टिल्डर, बाबा गाड़ी में बैठने वाले हैं, जल्दी करो टिल्डर, अनन्या ने उन्हें खींचते हुए छेड़खानी से कहा। फिर एक बार आरव ने वहां अखाड़े की तरफ देखा। राघव मल्होत्रा ने पहले से ही एक कार चुन ली थी। क्यूई की पसंद के विपरीत राघव मल्होत्रा ने मैदान पर अपनी नज़र घुमाई और सीधे सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कारों में से एक को चुना। उसकी नज़र में ये कारें ऐसी खूबसूरत औरतें हैं जिन्होंने अपने कपड़े उतार दिए हैं। वो एक नज़र में ही उनके आर पार देख सकता है। इधर उधर देखते हुए वे दोनों कार में बैठ गए और स्टार्टिंग लाइन के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी। खेल शुरू होने वाला है और उधर जय जयकार का शोर धीरे धीरे कम हो गया है। इस समय अनन्या के 2 छोटे छोटे हाथ तुरही का आकार बनाकर उसके मुंह पर रख देते हैं, फिर जोर से चिल्लाया, 1, 2, 3। बाबा आओ, चलो बाबा। आरव ने पूरी कोशिश की, दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच लीं और आंखें बंद करके जोर से चिल्लाया। कौन जानता था कि इस समय वहां की आवाज पूरी तरह से बंद हो गई थी, इसलिए मैदान पर 2 बच्चों की जयकार विशेष रूप से स्पष्ट थी। 3 साल के बच्चे की छोटी दूधिया आवाज में जादुई शक्ति थी। राघव मल्होत्रा ने इधर देखा, हाथ उठाया और अनन्या आरव की तरफ हाथ हिलाया। अचानक आरव का चेहरा लाल हो गया, उसके शरीर ने उसके दिमाग से भी तेज प्रतिक्रिया की, और वह अपनी मां के पीछे छिप गई। राघव मल्होत्रा की ओर देखने की हिम्मत कैसे हुई? इशिता मल्होत्रा ने अपने बेटे के नन्हे सिर को छुआ, एक हाथ में अपनी बेटी को थामे हुए आंखों से राघव मल्होत्रा का उत्साहवर्धन किया। राघव मल्होत्रा आत्मविश्वास से भरे हुए थे और उनकी पत्नी और बच्चों से मिला सहयोग उत्तेजक दबाव से भी अधिक प्रभावी था। भिनभिनाना टिल्डर संशोधित वयस्क कार्ट इंजन ने रेसिंग कार के समान गर्जना की। रेफरी ने पहले ही झंडा लहराना शुरू कर दिया था और स्टेडियम के बाहर दर्शक सभी शांत थे। यूजेन्यू ने मन ही मन चिल्लाया, राघव मल्होत्रा, आज तुम्हें बहुत बुरी तरह हारना होगा। इशिता मल्होत्रा ने एक हाथ से अनन्या को और दूसरे हाथ से आरव को पकड़ रखा था और उनकी हथेलियों में पसीने की बारीक बूंदें थीं। उन्हें विश्वास था कि राघव मल्होत्रा अवश्य जीतेंगे। यद्यपि क्यूई एक पेशेवर खिलाड़ी है, लेकिन राघव मल्होत्रा चमत्कार करने में सर्वश्रेष्ठ है। टिल्डर, जिस दिन से वह उसके साथ फिर से जुड़ी है, इशिता मल्होत्रा ने उससे बहुत सी अविश्वसनीय चीजें देखी हैं। वह जानती है कि उसका आदमी सबसे अच्छा है। चलो भी। झंडा गिर गया और दोनों रेसिंग कारें लगभग एक ही समय में दौड़ पड़ीं, लेकिन जो कोई भी यह जानता था, वह देख सकता था कि जब राघव मल्होत्रा ने दौड़ शुरू की थी, तब वह पहले से ही एक कदम आगे थे। क्यूई का दिल थोड़ा कांप उठा। क्या हुआ? राघव मल्होत्रा ने उनसे भी तेज शुरुआत कर दी।
वह एक पेशेवर स्तर पर हैं। राघव मल्होत्रा कैसे हो सकते हैं? क्या ये संभव है कि राघव मल्होत्रा एक सच्चे पेशेवर खिलाड़ी हों? लेकिन रेसिंग सर्किल में मैंने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना है। क्यूई ने अब दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की और खुद को दौड़ के लिए समर्पित कर दिया। उन दोनों के बीच की दूरी केवल 10 सेंटीमीटर है। औसत व्यक्ति इसे नहीं देख सकता। दौड़ने से पहले उसने इस पर नज़र रखी। वह अंदरूनी ट्रैक पर था और जाहिर है कि कोनों में उसे ज़्यादा बढ़त हासिल थी। उसे यकीन नहीं था कि राघव मल्होत्रा कोनों में ड्रिफ्टिंग में उसे हरा सकता है। राघव मल्होत्रा के दिल में अपना फैसला है। वह अब बाहरी लेन पर है और आंतरिक लेन से आगे निकलना असंभव नहीं है, लेकिन अभी स्पष्टतः ऐसा करने का समय नहीं है। अधिकांश लोग सोचेंगे कि आंतरिक वक्र के अधिक फायदे हैं, लेकिन वास्तव में बाहरी वक्र बहाव के बाद त्वरण दूरी लंबी है और कोने में बहाव में आगे निकलना सुरक्षित नहीं है। कोने से बाहर निकलने की प्रक्रिया में प्रतिद्वंद्वी से आगे निकल जाओ और दोनों के बीच की दूरी को चौड़ा करो। पहला मोड़ बस आने ही वाला था और दर्शकों की आंखें और दिल दोनों कारों पर टिके हुए थे। इशिता मल्होत्रा ने मन ही मन जयकारे लगाए, लेकिन वास्तव में उनकी उंगलियां हल्के से कांपने से खुद को नहीं रोक पाईं। उसे जीत या हार की परवाह नहीं है, लेकिन उसे राघव मल्होत्रा की पूरी सुरक्षा चाहिए। अचानक दो ब्रेक की आवाज सुनाई दी और मैदान पर दो कारों के बहाव से उत्पन्न घर्षण दिल दहला देने वाला था। क्यूई के मुंह का कोना धीरे धीरे ऊपर उठा। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। आंतरिक सड़क का बहाव अधिक सीधा था और वह पहले ही कोने में राघव मल्होत्रा की कार से आगे निकल गया था। लेकिन अगले ही पल कुछ अप्रत्याशित हुआ। जाहिर है कि वह मोड़ के बाद ड्रिफ्टिंग स्टॉट में पीछे रह गया। राघव मल्होत्रा की कार बिना किसी गति के तीर की तरह आगे निकल गई और तुरंत ही उसकी इन लेन के सामने आ गई। उसे लेन बदलने के लिए तुरंत ब्रेक लगाना पड़ा। धत्तेरी की। पहला कोना राघव मल्होत्रा ने फेंका। राघव मल्होत्रा ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। ये दूरी बढ़ाने का पहला कदम है। अगले 3 कोनों में वह क्यूई को आधे अधूरे रेसर और पेशेवर रेसर के बीच असली अंतर बताना चाहता है। क्यूई ने बाहरी सड़क पर मोड़ने के फायदे भी खोजे। रेसिंग पर अभी भी उनके पास बहुत शोध है। एक बार जब वह मुख्य बिंदुओं को समझ लेता है तो वह इस बार गलत नहीं हो सकता। तो दूसरे कोने के ठीक बाद उसे राघव मल्होत्रा सीखना होगा। लेकिन राघव मल्होत्रा वह नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उन्हें यह मौका नहीं देंगे। ये देखकर कि वह कोने में प्रवेश करने वाला है, राघव मल्होत्रा पहले तो लेन में ही थे, लेकिन अचानक कोने के पास उन्होंने लेन बदल ली और कार का पिछला हिस्सा बाहर की ओर उछल गया। क्यूई, जो पीछे पीछे आ रहा था, ने सहज रूप से ब्रेक लगा दिया, लेकिन इस धीमी गति के कारण वह गाड़ी को ड्रिफ्ट भी नहीं कर सका। ओए बाबा, कितने सुंदर हैं! समूह ने जोर से जयकार की। मैदान पर राघव मल्होत्रा की कार पहले ही क्यूई से दूरी बना चुकी थी। क्यूई ने स्टीयरिंग व्हील को हथौड़ा करने का आदेश दिया, लेकिन वह एक अच्छे मूड में था और तुरंत पकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन दूरी पहले से ही चौड़ी हो गई थी और पकड़ने के लिए वह केवल अंतिम गति का पीछा कर सकता था। अध्याय 73। हैरान। राघव मल्होत्रा की ड्राइविंग स्किल्स कमाल की हैं। टर्बो अब एकमात्र रास्ता है। यहाँ कार सभी संशोधित संस्करण हैं जो रेसिंग कार से मेल खा सकते हैं, जो करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका दोष यह है कि प्रत्येक दौड़ केवल 30 सेकंड की होती है। उसे 30 सेकंड के भीतर राघव मल्होत्रा से आगे निकलना होता है और अत्यधिक गति निश्चित रूप से जोखिमपूर्ण है। यहाँ ट्रैक पर्याप्त लंबा नहीं है। यदि वह कोने से पहले इसे पार नहीं कर सकता है तो जब कोने पर पहुंचेगा तो अत्यधिक गति उसे ट्रैक से उड़ा देगी। यद्यपि कार के चारों ओर सुरक्षा की गारंटी थी, इसलिए वह निश्चित रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन एक बार जब वह ट्रैक से बाहर हो गया तो दौड़ समाप्त हो गई। क्यूई ने ज़्यादा देर तक संघर्ष नहीं किया क्योंकि उसका समय समाप्त हो गया था। उसे अवश्य जीतना चाहिए। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसने उसकी गरिमा को अवरुद्ध कर दिया है। स्टेडियम के बाहर सभी ने देखा कि क्यूई की गति अचानक बढ़ गई। बेशक राघव मल्होत्रा ने भी इसे नोटिस किया और वह थोड़ा उदास हो गए। ऐसा नहीं है कि मैं घबरा रहा हूं, मुझे बस ऐसा लगता है कि इस तरह की ट्रैक और कार्टिंग प्रतियोगिता में टर्बो का उपयोग करते हुए क्यूई वास्तव में जीतने के लिए कुछ भी कर रहा है। यदि ऐसा है तो उसे और भी अधिक बुरी तरह हारना चाहिए। राघव मल्होत्रा ने गति एक गियर बढ़ा दी, लेकिन टर्बो स्पीड पर दोनों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। इस गति से कोने में अभी भी 20 सेकंड बाकी हैं, जो पर्याप्त समय है। राघव मल्होत्रा के मुंह के कोने पर मछली पकड़ने जैसी मुस्कान थी। जब क्यूई पकड़ने वाला था तो उसने गति बढ़ा दी और जब क्यूई गिर गया तो उसने धीमा कर दिया, जैसे कि दूसरे पक्ष का इंतजार कर रहा हो। क्यूई का सिर पसीने से लथपथ था। दूसरे लोग राघव मल्होत्रा के ऑपरेशन को समझ नहीं पाए, लेकिन वह अपने दिल में अच्छी तरह जानता था।
प्रतिद्वंद्वी उसे तेज गति से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करना चाहता था। अगर वह कोने से पहले खुद ही हार नहीं मानता तो वह केवल बाहर ही उड़ता रहता। अरे, इस राघव मल्होत्रा ने तो उसे इस तरह अपमानित कर दिया। क्यूई ने अपना सिर उठाया और इसकी कोई परवाह नहीं की। बड़ी बात यह थी कि मछली मर गई थी और जाल टूट गया था। किए ने अचानक लेन बदली, कार अंदर वाली लेन के पीछे आ गई और सीधे सामने राघव मल्होत्रा की कार की ओर बढ़ गई। वहां पर रेफरी ने तुरंत सीटी बजाए और शतरंज लहराया, लेकिन क्यूई उदासीन था। राघव मल्होत्रा गंभीर हो गए और उन्हें अंदर की लेन में रास्ता देना पड़ा। दोनों कारें लगभग एक ही स्थिति में थीं। मोड़ करीब आ रहा था। इस गति से क्यूई निश्चित रूप से बाहर निकल जाएगा, लेकिन राघव मल्होत्रा, जो उसके पीछे पीछे चल रहा था, निश्चित रूप से सड़क पर आ जाएगा। उसकी कार, ये क्यूई वास्तव में एक कुत्ता है। यदि आप अकेले नहीं जीत सकते तो आप साथ साथ मरना चाहेंगे। राघव मल्होत्रा का दिल धड़क उठा और वह पूरे ध्यान से ट्रैक को देखने लगे। मोड़ से पहले क्यूई मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। कार उसके बगल में टायर रेलिंग से टकरा गई। जोरदार टक्कर से उसे थोड़ी देर के लिए चक्कर आ गया, लेकिन अगली टक्कर जो उसे उम्मीद थी, नहीं हुई, क्योंकि राघव मल्होत्रा ने गाड़ी को साइड में रोक दिया था। राघव मल्होत्रा ने सचमुच कार रोक दी। राघव मल्होत्रा ने सहजता से कहा, फिर वह क्यूई की हैरान आंखों के नीचे स्थिर गति से चलने लगा और फिनिश लाइन की ओर बढ़ता रहा। क्यूई फिर से पीछा करना चाहता था, लेकिन न केवल उसकी प्रतिक्रिया धीमी थी, बल्कि कार की स्थिति अब अनुमति नहीं थी। वह कार से उतरकर मैदान में खड़े हो गए और कोसने लगे, राघव मल्होत्रा, तुम्हारे चाचा। तुरंत ही सीटी और जयकारे की आवाजें गूंजने लगीं और राघव मल्होत्रा की कार अंत में स्थिर होकर रुक गई। दूसरी पीढ़ी के वे पूर्वज जो क्यूई के लिए जयकार करते थे और राघव मल्होत्रा के चुटकुले देखने के लिए इंतजार करते थे, ऐसा रोमांचक खेल देखने के बाद वे थोड़ी देर के लिए अपनी स्थिति भूल गए और मैदान पर राघव मल्होत्रा के विभिन्न प्रदर्शनों के लिए जयकार करने से खुद को रोक नहीं सके। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अनन्या तेजी से राघव मल्होत्रा की ओर दौड़ी, उछल पड़ी। राघव मल्होत्रा ने अपनी बेटी को दोनों हाथों से पकड़ लिया और तुरंत अपनी बेटी को उठा लिया। अनन्या ने राघव मल्होत्रा के हेलमेट पर एक चुंबन उड़ाया और उसकी मुस्कुराती बादाम जैसी आंखें अर्धचंद्राकार में बदल गईं। बाबा महान है टिल्ड, बाबा नंबर 1 है टिल्ड, मुझे पता था बाबा जीतेंगे टिल्ड, मैं बाबा से सबसे ज्यादा थक गया हूँ टिल्ड, मैं बहुत खुश हूँ हु टिल्ड। आरव ने भी राघव मल्होत्रा को उत्साह से देखा। उसके चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान थी। इशिता मल्होत्रा हाथ में शुद्ध जल और तौलिया लेकर राघव मल्होत्रा के पास गई। जब राघव मल्होत्रा ने उसका हेलमेट उतारा तो उसने तुरंत उसे ले लिया और प्रशंसा से बोली, पापा आप कमाल के हैं। राघव मल्होत्रा की महानता सभी के लिए स्पष्ट है। वह प्रतिद्वंद्वी के स्पष्ट रूप से अवैध संचालन के तहत इस तरह की समय पर पार्किंग कार्रवाई कैसे कर सकता है। ऐसी शांति और साहस आम लोगों की पहुंच से परे है। वहां पर मौजूद दूसरी पीढ़ी के पूर्वज भी एकत्रित हुए। उन्होंने भी अपना रवैया बदला और राघव मल्होत्रा को अंगूठा दिखाया। श्री मल्होत्रा, आपका रेसिंग स्तर बहुत ऊंचा है, आप एक पेशेवर खिलाड़ी हैं। यह इतना सुंदर है कि मुझे लगा कि मैं किसी पेशेवर F1 रेस में हूं। मिस्टर मल्होत्रा, आपका प्रदर्शन पाठ्य पुस्तक स्तर का है। इमरजेंसी स्टॉप की बात न करें। मिस्टर मल्होत्रा के पहले 2 कॉर्नरिंग पैंतरे भी कमाल के हैं। मैंने आज ही सीखा कि कॉर्नर्स की ड्रिफ्टिंग कितनी खूबसूरत है और आउटसाइडर की स्पीड इतनी तेजी से बढ़ाई जा सकती है। मिस्टर मल्होत्रा, आप वाकई कमाल के हैं। ये हो गया। सभी की प्रशंसा के सामने राघव मल्होत्रा बस शालीनता से मुस्कुराए। कार भगवान जिसे उसकी प्रणाली सील करती है, निश्चित रूप से नाम के योग्य है। राघव मल्होत्रा ने इशिता मल्होत्रा की ओर देखा और जब उसने देखा कि सामने वाला भी उसकी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देख रहा है तो उसे बहुत खुशी हुई। बच्चे की मां द्वारा इस तरह देखा जाना बहुत अच्छा है। बड़े आदमी का दिल तुरंत फट गया। क्यूई उदास चेहरे के साथ कोने में खड़ा था। स्टेडियम के कर्मचारी उसके साथ मुआवजे पर चर्चा कर रहे थे। उसने चिढ़कर कहा, मेरे खाते में सीधे कितने पैसे आते हैं? क्या मेरा क्यूई परिवार उसका भुगतान नहीं कर सकता? चले जाओ। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने वहां खड़े राघव मल्होत्रा की ओर देखा और गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन इस बार वह जल्दी से नहीं उठा, बल्कि पीछे मुड़ा और चुपचाप निकल जाना चाहता था। हालांकि ये दृश्य राघव मल्होत्रा की नजरों से बच नहीं पाया। उसने अचानक जोर से कहा, यंग मास्टर क्यू को पीछे कपड़े बदलने की इतनी जल्दी है? क्या लड़की के कपड़े मिस्टर क्यू के साइज के हैं? बॉस, आप उसे ढूंढने में उसकी मदद क्यों नहीं करते? मंत्र यदि आप हार जाते हैं तो आप बच निकलना चाहते हैं, यह इतना आसान कैसे हो सकता है? सब ने देखा और क्यूई, जो मूल रूप से भागना चाहती थी, ने अब वहां से निकलने का साहस किया।
हारना पहले से ही काफी शर्मनाक है, लेकिन इस तरह के अपमानजनक तरीके से अगर वह इस समय फिर से भाग जाता है तो वह भविष्य में शकल में बेशर्म हो जाएगा। इसलिए वह केवल हिम्मत जुटा सका और अपने मुंह के कोनों को खींचकर कहा, मिस्टर लाओजू को परेशान मत कीजिए, मैं अब कपड़े बदल लूंगा। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अनन्या के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, तो चलो हम भी कपड़े बदल लेते हैं, बाद में हम भी ड्राइवरों की रेसिंग करेंगे। अनन्या खुशी से बाबा की गोद से नीचे कूद पड़ी, आरव का छोटा सा हाथ थाम लिया और बोली, गिगल मेरे साथ आओ हम बाद में मुकाबला करेंगे, जैसे अभी बाबा ने किया। कुछ मिनट बाद अनन्या और आरव ने अपने रेसिंग सूट पहन लिए। अनन्या ने अभी गुलाबी रंग का हेलमेट पहना हुआ था, आरव ने लाल रंग का हेलमेट चुना। उसे लगा कि यह कूल है। बाबा क्या अनन्या सुंदर है। छोटी बच्ची तुरंत तारीफ करने के लिए आ गई। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराकर अंगूठा दिखाया, अच्छा दिखने वाला। मेरा परिवार सबसे अच्छा दिखने वाला है। आरव उसके पीछे पीछे चला। दो खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें हेलमेट के पारदर्शी बैफल के माध्यम से चुपचाप और उम्मीद भरी नजरों से राघव मल्होत्रा को देख रही थीं। राघव मल्होत्रा को याद आया कि उनके बेटे ने अभी अभी उनका उत्साहवर्धन किया था और वे और भी अधिक खुशी से हंसे बिना नहीं रह सके और उन्होंने पहल करते हुए कहा, मेरे परिवार का आरव इस पोशाक में वाकई बहुत सुंदर लग रहा है। मैं बाद में अपनी बहन के साथ उत्साहवर्धन करूंगा। आरव तुरंत खुश हो गया। हालांकि उसने अपनी मुस्कान छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह एक पल के लिए भी अपनी आंखों की चमक नहीं छिपा सकी। बाबा उसे प्रोत्साहित करें। सभी ने 5 मिनट तक इंतजार किया और क्यों ये अभी तक बाहर नहीं आई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि युवा मास्टर क्यों बच गए हों? भीड़ में से किसी ने पूछा। अध्याय 74 तब मैं केवल तुम्हें देखता हूँ। मैं भरोसा करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ, आपको देखो। वाह हा हा। युवा मास्टर क्यूई, आप वास्तव में। भीड़ में जोरदार ठहाके लगे और राघव मल्होत्रा का परिवार भी वहां मौजूद था। मैंने देखा कि क्यूई ने एक शांत छोटी स्कर्ट पहन रखी थी। छोटा टॉप पूरे पेट के साथ गोल पेट को कवर नहीं कर सकता था और निचले शरीर पर स्कर्ट को मोटे पैर के बालों के साथ मिलान किया गया था, जो बहुत असंगत था। लेकिन सौभाग्य से क्यूई के चेहरे की विशेषताएं अभी भी सुंदर हैं और वह इतना घृणित नहीं दिखता है। अनन्या खुद को हंसने से नहीं रोक सकी और फुसफुसाते हुए बोली, बाबा यह अंकल वास्तव में लड़कियों की स्कर्ट पहनते हैं, बहुत मजेदार है। आरव ने बगल से गंभीरता से कहा, अनन्या इसे मत देखो, लड़कियों की स्कर्ट पहनने वाले लड़के विकृत होते हैं। तथाकथित टोन ज्ञान वू जी के रूप में बच्चों के शब्दों को निश्चित रूप से वयस्कों द्वारा उपहास के रूप में नहीं माना जाएगा, लेकिन हर कोई इसे मजाकिया पाएगा। हालांकि राघव मल्होत्रा ने अपने बेटे की बातें सुनकर गंभीरता से कहा, आरव तुम ऐसा नहीं कह सकते, हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। कुछ भाइयों को स्कर्ट पहनना पसंद है, लेकिन यह उनकी पसंद है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे विकृत हैं। और लेकिन अगर ऐसा इसलिए है क्योंकि शूमी स्कर्ट पहनती है तो आपको उससे दूर रहना चाहिए, समझे? आरव ने जानबूझकर सिर हिलाया और कुछ संदेह के साथ बोला, लेकिन ये अंकल तो अजीब लग रहे हैं। छोटे लड़के के भोले शब्दों ने सभी को फिर से हंसाया और वहां क्यूई पागल हो रहा था। लेकिन अगर आप शर्त लगाते हैं तो आपको घुटनों के बल चलना होगा। अनन्या, आरव और कुछ अन्य बच्चों ने मिलकर बच्चों की गो-कार्ट चलाई। यह कोई प्रतियोगिता नहीं थी, यह विशुद्ध मनोरंजन था। चूंकि वे सभी बच्चे थे, इसलिए मैदान पर माहौल सौहार्दपूर्ण था, सिवाय इसके कि क्यूई ये जो स्कर्ट में कड़क होकर घूम रही थी। कई लोग अपने मोबाइल फोन से तस्वीरें ले रहे थे। इशिता मल्होत्रा ने जब मैदान पर क्यूई की उदास उपस्थिति देखी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, लेकिन जब उसने फिर से अपना सिर उठाया तो उसके सामने अचानक अंधेरा हो गया। राघव मल्होत्रा का हाथ उसके सामने था। मेरे कानों में एक मुस्कुराती हुई और कुछ हद तक दबंग आवाज गूंजी, माँ ऐसी तस्वीरें मत देखो जो लड़कियों के लिए उपयुक्त नहीं है, उसने बहुत ज्यादा खुला खुला कपड़ा पहना है, चलो कोई बुराई न देखें। इशिता मल्होत्रा का दिल धड़क उठा और उसके दिमाग में तुरंत पटाखे जलने लगे। राघव मल्होत्रा ने उसे क्यूए को देखने नहीं दिया। क्या वह ईर्ष्या कर रही थी? वह नहीं चाहता था कि वह अन्य पुरुषों को कम कपड़े पहने देखे। ऐसा ही होना चाहिए, तो वह भी खुद को पसंद करता है ना? इशिता मल्होत्रा ने अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, तो मैं केवल आपकी ओर देखती हूँ, मैं केवल तुम्हें देखता हूँ। ये छोटी लड़की बहुत कामुक है ना? राघव मल्होत्रा का दिल बहुत मीठा है। अभी दिन पर इशिता मल्होत्रा की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति सुनने के बाद से उन्होंने अपने सारे संदेह पूरी तरह से त्याग दिए हैं। अब जब उन दोनों के बच्चे हो चुके हैं और वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, तो और क्या बचा है? आज रात वापस जाओ और बच्चे की मां को धक्का देकर गिरा दो। कुछ दिन पहले उसे कुछ शंकाएं हुई थी, इसलिए उसे बार बार यह सहन करना पड़ा।
3 साल से भी अधिक समय पहले जब उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया था, उस दृश्य के बारे में सोचते हुए राघव मल्होत्रा को लगा कि वे असमंजस में हैं, इसलिए इस बार उन्हें बड़े आदमी को पहल करनी चाहिए। इशिता मल्होत्रा ने उस समय उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, अब वह उसका बदला कैसे चुका सकता है। पहला कदम एक परफेक्ट और हैंडसम वॉल डॉन बनना है और दूसरा कदम उसे गिराना है। हाँ, बच्चों ने एक चक्कर लगाया और यह शानदार तरीके से समाप्त हुआ। बॉस खुद अनन्या और आरव द्वारा चुने गए हेलमेट लेकर आए। सर, अभी अभी आपका खेल बहुत रोमांचक था। अनौपचारिक खेल के लिए जगह होने के कारण हमारे पास इनाम देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने 2 हेलमेट देखे, आपके बच्चे को वे पसंद आए। आप उन्हें एक छोटी ट्रॉफी के रूप में वापस क्यों नहीं ले जाते? बारटिल्डा, अगर ऐसा है तो शुक्रिया बॉस। राघव मल्होत्रा मुस्कुराए। अनन्या और आरव को जीनी का हेलमेट मिला जो बाबा द्वारा जीता गया पुरस्कार था, इसलिए वे खुशी से नाचने लगे। लोगों का एक समूह फिर से इकट्ठा हो गया जो राघव मल्होत्रा से रेसिंग कौशल के बारे में पूछना चाहते थे। भाई बेटा, कोई भी सुंदर रेसिंग खेल पसंद नहीं है? यूजेन्यू ने भीड़ में गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। राघव मल्होत्रा की तलाश होते देख वह बहुत असंतुष्ट था। क्यूई वास्तव में बकवास है। मुझे वास्तव में नहीं पता कि उसने पहले तीसरा स्थान कैसे प्राप्त किया। क्या ये शेखी बघारना नहीं होना चाहिए? यहाँ तक कि एक शौकिया राघव मल्होत्रा भी इसकी तुलना नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि राघव मल्होत्रा को शर्मिंदा करने के लिए उन्हें अभी भी व्यक्तिगत रूप से आना होगा। वह क्यूई की तरह पुआल बैग कढ़ाई तकिया नहीं है। वह जिस क्षेत्र में अच्छा है वह एक असली आदमी है। रेसिंग क्षेत्र से लोगों का एक समूह बातें करते और हंसते हुए बाहर आया। यूजेन्यू ने जानबूझकर आगे बढ़कर सभी को शूटिंग रेंज में ले आया। दरवाजे के अंदर आते ही राघव मल्होत्रा के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ फिर गूंज उठी। डिंग टिल्ड, मेजबान और उसके बेटे और बेटी को शूटिंग रेंज में मुक्का मारने के लिए बधाई। मेजबान के बंदूक देवता कौशल को पुरस्कृत करना, जिसे 5 सेकंड में एक कुंजी के साथ सक्रिय किया जा सकता है। ये प्रणाली सचमुच बहुत शक्तिशाली है। हा। राघव मल्होत्रा का दिल पलट गया। कौशल सक्रिय करें। खाना पकाने का देवता, कार का देवता, बंदूकों का देवता टिल्ड। मैं वास्तव में नहीं जानता कि जियो अनन्या और जियो आरव उसके लिए किस तरह का आश्चर्य लाएंगे। जैसे ही यूजेन्यू शूटिंग रेंज में दाखिल हुआ, वह तुरंत घमंडी हो गया, जैसे कि वह अपने घरेलू कोर्ट में आया हो। ये देखकर कि हर कोई अभी भी रेसिंग कार पर चर्चा कर रहा था, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, युवा आकाओं, रेसिंग केवल सुंदर और आकर्षक दिखने का एक तरीका है, इसमें गर्व करने की क्या बात है? असली मर्द ये तो बंदूक से बात कर रहे हैं। चूंकि मिस्टर मल्होत्रा इतने शक्तिशाली हैं, तो उन्हें भाला चलाने का हुनर भी अच्छा होगा। क्यों न हम तुलना करें? क्यूई ने पहले ही अपने कपड़े बदल लिए थे और वह निराश होकर भीड़ के पीछे चल पड़ा। उसके आसपास के लोग उससे दूरी बनाए हुए थे। ये सब राघव मल्होत्रा की वजह से था। वह राघव मल्होत्रा को सबसे ज्यादा अपमानित होते देखना चाहता था और वह चाहता था कि राघव मल्होत्रा भी उसकी तरह अपमानित हो। इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, मिस्टर मल्होत्रा ने अभी अभी मुझे हराया है, लेकिन वे वास्तव में शक्तिशाली हैं और वे निश्चित रूप से अब लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, है ना? उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि राघव मल्होत्रा एक डेकाथलीट है। यूजेन्यू के दूसरे चाचा एक सेवानिवृत्त विशेष बल सैनिक हैं। वह बचपन से ही अपने दूसरे चाचा का अनुसरण करते रहे हैं। अगर राघव मल्होत्रा की तुलना उनसे की जाए तो वे खुद को शर्मिंदा कर रहे होंगे। इशिता मल्होत्रा को यूजेन्यू के बारे में पता था और अचानक एक बदसूरत चेहरे के साथ कहा, यूजेन्यू, क्यों ये क्या तुम दोनों ने बहुत परेशानी झेली है? यूजेन्यू ने अपनी बाहें उठाईं और मुस्कुराते हुए कहा, बिंगक्सू, नाराज मत हो टिल्ड, मैं नहीं चाहता कि हर कोई मिस्टर मल्होत्रा के बारे में ज्यादा जाने। तुम हमारे शकल में देवी हो। अगर मिस्टर मल्होत्रा तुमसे शादी करना चाहते हैं तो उन्हें पहले हमसे आगे निकल जाना चाहिए। इशिता मल्होत्रा ने उसकी ओर उदासीनता से देखा, जैसे किसी कष्टप्रद कुत्ते की खाल के प्लास्टर को देख रही हो। जिस आदमी को मैंने चुना है उसे आपसे इस स्तर को पार करने की आवश्यकता है। मैं यूजेन्यू अवाक रह गया जब उसे रोका गया और बस राघव मल्होत्रा को देखने लगा। राघव मल्होत्रा, अगर तुम एक आदमी हो तो हमेशा महिलाओं के पीछे मत छुपना। क्या आपकी हिम्मत है गोली चलाने से बेहतर? राघव मल्होत्रा ने जीभ की नोक से गालों को घूरते हुए हंसते हुए कहा, मिस्टर यू, है न? अगर आपको मेरी पत्नी के मेरे बचाव से जलन हो रही है तो सीधे कह दीजिए, नाराज होने की जरूरत नहीं है और हर कोई बेवकूफ नहीं होता। ठीक है, आप शूटिंग से बेहतर हैं तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि खेल खेला जा सकता है, लेकिन लॉटरी कम नहीं हो सकती। ये लोग चाहते हैं कि वह खुद को मूर्ख बनाए, फिर वह उन्हें बताएगा कि असली जोकर कौन है। क्यों ये पहले ही अपने परिणाम भुगत चुका है। ये यूजेन्यू अभी भी आने की हिम्मत करता है तो उसे क्यूई की तरह अभिजात वर्ग के लोगों की हंसी का पात्र
बनने दो। अध्याय 75 महिलाओं के कपड़े पहनकर खो गए। यूजेन्यू को थोड़ा संकोच हुआ जब उसने अभी अभी क्यूई की उपस्थिति के बारे में सोचा, लेकिन उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि राघव मल्होत्रा वास्तव में इतना शक्तिशाली है कि वह उसे हरा सकता है, जो एक सेवानिवृत्त विशेष बल सैनिक द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षु है। इसके अलावा इशिता मल्होत्रा के सामने गेम वापस खींचने का यह एकमात्र मौका है। वह इशिता मल्होत्रा को बताएगा कि असली मर्द कौन है, कौन उसकी और उसके 2 बच्चों की रक्षा करने की ताकत रखता है। ठीक है, तुम क्या चाहते हो? राघव मल्होत्रा ने यूजेन्यू की ओर देखा, लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। भीड़ में कई लोगों ने हूटिंग की, औरतों के कपड़े पहनो, औरतों के कपड़े पहनो, औरतों के कपड़े पहनना बोरिंग है। जो हारेगा वो घुटनों के बल बैठकर पापा को और भी रोमांचक कहेगा। हाँ हाँ, मेरे पास एक अच्छा विचार है। जो लोग हारेंगे वे कार्यक्रम स्थल पर जाकर सार्वजनिक रूप से कहेंगे कि वे अक्षम हैं। हम एक वीडियो बनाएंगे और उसे रखेंगे। वे सभी गलत चालें थीं, और यह सुना जा सकता था कि यूजेन्यू किसी को मारना चाहता था। उसने वहां खड़े राघव मल्होत्रा को घूर कर देखा। बोलो, राघव मल्होत्रा, तुम क्या चाहते हो? क्या ये संभव है कि तुम चाहते हो कि मैं भी औरतों के कपड़े पहनूं? राघव मल्होत्रा मुस्कुराए, ऊपर देखा और दृढ़ता से कहा, मुझे आपके महिलाओं के कपड़े देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप यंग मास्टर क्यूई से भी ज्यादा डरावने दिखते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर तुम हार जाओ तो मैं सार्वजनिक रूप से एक वीडियो बनाऊं। मैं अपनी पत्नी और मुझे एक खुशहाल शादी और 100 साल की शादी की शुभकामना देता हूं। अब से जब भी तुम मेरी पत्नी को देखोगे तुम्हें एक चक्कर लगाना होगा। एक बार फिर, मेरी पत्नी तुम्हारी है। देवी, उसके बारे में सोचो, तुम एक पोते हो। जो बेटे और भाई अभी तक चिल्ला रहे थे वे सब शांत हो गए। भीड़ में से किसी ने फुसफुसा कर कहा, बहुत सुंदर। नैतिकता के साथ लोगों को समझाने की यह तरकीब वाकई खूबसूरत है। हालांकि कलर हेड पहले जैसा रोमांचक और दिलचस्प नहीं है, लेकिन अगर यूजेन्यू वाकई हार जाता है तो ये शर्म की बात होगी। उच्च, ये बहुत उच्च है। यूजेन्यू का चेहरा बहुत बदसूरत था। उसने अपने दांत पीसते हुए पुरस्कार स्वीकार किया। ठीक है, मैं सहमत हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं हार सकता। राघव मल्होत्रा, मैं चाहता हूं कि तुम बिंगक्सू से दूर चले जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम उससे तलाक ले लो और उसे और उसके 2 बच्चों को परेशान करना बंद करो। राघव मल्होत्रा के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उनकी नज़रें ठंडी होकर यूजेन्यू की ओर चली गईं। कोई रास्ता नहीं। राघव मल्होत्रा, तुम्हारा क्या मतलब है? यूजेन्यू ने भौहें से कुढ़ी। तुम्हारी हिम्मत नहीं है। आपसे जीतना तो 100% पक्का है, लेकिन मैं अपनी पत्नी और बच्चे का सिर कभी भी सट्टा लगाने नहीं दूंगा। राघव मल्होत्रा ने दृढ़ता से कहा। अनन्या और आरव अभी छोटे थे और राघव मल्होत्रा के शब्दों में छिपे स्नेह को ठीक से नहीं समझ पाए थे, लेकिन इशिता मल्होत्रा समझ गई थी। उसने राघव मल्होत्रा को भावुक निगाहों से देखा। इस पल उसे लगा कि उसका आदमी वाकई बहुत खूबसूरत है। हे टिल्डर, अंत में मेरी अभी भी हिम्मत नहीं है। चूंकि आपको लगता है कि आप 100% जीत सकते हैं, तुम इस पर जुआ खेलने की हिम्मत क्यों नहीं करते? यह हारने और कुछ न पाने के डर से ज्यादा कुछ नहीं है। यूजेन्यू ने व्यंग्य किया। राघव मल्होत्रा ने उसकी ओर तिरस्कार भरी आंखों से देखा, सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए मेरी बातें समझना बहुत मुश्किल है। तुम सिर्फ खेल जीतना चाहते हो। अगर मैं हार गया तो तुम जो चाहो कर सकते हो। बात सिर्फ इतनी है कि तुम चाहते हो कि मैं अपने बच्चों और पत्नी को लॉटरी की तरह इस्तेमाल करूं। मैं कभी सहमत नहीं होऊंगा। यूजेन्यू बहुत नाराज था। जैसे ही राघव मल्होत्रा ने ये शब्द कहे, वह तुरंत लंबा दिखाई दिया, और जब उसने यांग बिंगक्सू की आंखों में देखा तो वह बस उससे प्यार करने लगा। कष्टप्रद। ठीक है, तो मैं इसे बदल दूंगा। आपने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है ना? फिर अगर आप हार गए तो आधे साल के लिए टॉयलेट साफ करने के लिए मेरी कंपनी में आ जाओ और आपको पूर्णकालिक काम करना होगा। ऑपरेशनों की यह लहर ही अपमानजनक है। राघव मल्होत्रा को न केवल शौचालय साफ करना पड़ा, बल्कि उनकी कंपनी में उन्हें आधे साल के भीतर अपमानित होने की अनुमति दी गई, और चाहे उनकी इच्छाशक्ति कितनी भी दृढ़ क्यों न हो, वे इसे सहन नहीं कर सके। इशिता मल्होत्रा ने जब ये सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यूजेन्यू, राघव मल्होत्रा अब चाओफान ग्रुप और राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं। वह आपकी कंपनी में कम पैसे में नौकरी के लिए गए थे। क्या आप वाकई इसे वहन कर सकते हैं? मैं हार मानने को तैयार हूं, बिंगक्सू। चूंकि राघव मल्होत्रा मेरी पहली बात से सहमत नहीं है, तो इस पर चर्चा नहीं हो सकती। राघव मल्होत्रा, आप खुद ही बताइए, क्या आप में जुआ खेलने की हिम्मत है? राघव मल्होत्रा ने इशिता मल्होत्रा के हड्डी विहीन छोटे हाथ को धीरे से दबाया और धीरे से कहा, ठीक है, चलो उसके साथ शर्त लगाते हैं, मैं नहीं हारूंगा।
इशिता मल्होत्रा और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने राघव मल्होत्रा की कोमल आंखों को देखा तो उसने सिर हिला दिया। ठीक है तो चलो टिल्डा, चलो बाबा टिल्डा, आप जरूर प्रथम स्थान लेंगे टिल्डा, अनन्या ने मुठ्ठियां भींचते हुए कहा। इस बार आरव ने भी पहल करते हुए कहा, पापा उसे बताइए कि आप कितने अच्छे हैं, आइए। राघव मल्होत्रा ने आश्चर्य से अपने बेटे की ओर देखा। बुरा नहीं है, प्रगति है टिल्डा, हाँ टिल्डा, आपकी सास के समर्थन के साथ मैं तब तक पद छोड़ने की हिम्मत नहीं करूंगा जब तक कि मैं ग्रैंड स्लैम नहीं जीत लेता टिल्डा, राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। वहां यू झेन्यू ने व्यंग्य किया, ग्रैंड स्लैम, हे टिल्डा राघव मल्होत्रा, यहाँ शूटिंग रेंज में असली बंदूकें हैं, न कि अपने पिछवाड़े में खिलौने वाली बंदूक से पक्षियों को मारने का खेल। राघव मल्होत्रा इतने आलसी थे कि उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वे अपने जूते बदलने चले गए। इंडोर शूटिंग रेंज मुख्य रूप से पिस्तौल शूटिंग प्रतियोगिताओं पर आधारित है। ये सुविधाजनक और तेज है, इसमें आयोजन स्थल के लिए उच्च आवश्यकताएं नहीं हैं और कपड़ों के लिए कोई विशेष आवश्यकताएं नहीं हैं। आपको केवल पेशेवर जूते पहनने की जरूरत है जिससे बेहतर पकड़ होगी। राघव मल्होत्रा और यू झेन्यू के अलावा कई अन्य युवा मास्टर्स ने भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। पुरुषों को बंदूकों से खेलना पसंद है टिल्डा, पहला आइटम 10 मीटर एयर पिस्टल है जिसमें 10 राउंड रैपिड फायर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इसमें 60 राउंड होने चाहिए। संख्या में वृद्धि से त्रुटि की संभावना कम हो सकती है, लेकिन उनके जैसे खेल के लिए 120 मिनट का खेल समय बहुत लंबा है। 10 राउंड छोटे होते हैं, लेकिन इनमें उच्च सटीकता की आवश्यकता होती है और एक राउंड की त्रुटि का परिणामों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। राघव मल्होत्रा ने अच्छा प्रदर्शन किया और देखते ही देखते मैदान जीवंत हो गया। राघव मल्होत्रा का पोस्चर आसान नहीं लग रहा है। ये यू झेन्यू के बराबर है जिसे उसके बगल में मौजूद स्पेशल फोर्स द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। यू झेन्यू ने अपना सिर झुकाया और राघव मल्होत्रा की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सुंदर पोज देना बेकार है, ध्यान ग्रेड पर है। राघव मल्होत्रा, निशाना मत चूकना, ये बहुत शर्मनाक होगा। अपनी बात सुनो, राघव मल्होत्रा ने बिना बगल देखे कहा। रेफरी ने आदेश दिया और सभी ने गोलीबारी शुरू कर दी। मैदान पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया और कुछ लोग जो खेलने में बहुत अच्छे नहीं थे उन्होंने 2 गोलियां चलाईं और फिर उसे नीचे रख दिया। वे झटके को बर्दाश्त नहीं कर सके और बाघ का मुंह सुन्न हो गया। रिटायर हुए खिलाड़ी भी सभागार में वापस आ गए और आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। अरे वे दोनों किस तरह के राक्षस हैं, क्या तुम्हारे हाथ दुखते नहीं हैं? राघव मल्होत्रा की गति इतनी तेज है, यंग मास्टर यू से भी तेज, क्या उसे निशाना लगाने की जरूरत नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सिर्फ अंधाधुंध खेल खेल रहा है? 10 गोलियों के साथ राघव मल्होत्रा ने 15 सेकंड के भीतर लड़ाई को समाप्त कर दिया। जब उसने बंदूक नीचे रखी तो यू झेन्यू के पास 4 गोलियां बची थीं, इसलिए वह चिंता में डूब गया। लेकिन उन्होंने बहुत तेजी से जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि गति की खोज से सटीकता कम हो जाती। इसलिए वह केवल दबाव को सह सकता था और निशाना साधकर गोली चलाना जारी रख सकता था। लेकिन राघव मल्होत्रा के चले जाने से उस पर अभी भी काफी दबाव था और आखिरी गोली चूक गई और मुझे नहीं पता कि वह अभी भी 10वें रिंग के भीतर थी या नहीं। लेकिन बंदूक नीचे रख देने के बाद भी यू झेन्यू के पास अभी भी एक अंतिम लक्ष्य है। राघव मल्होत्रा का खेल इतनी जल्दी खत्म हो गया कि ज्यादातर समय वे बिना सोचे समझे ही खेल रहे थे। जिन खिलाड़ियों ने शॉट मारा था वे परिणाम देखने के लिए मंच पर वापस आ गए हैं। अध्याय 76 ईश्वर जैसा ऑपरेशन। राघव मल्होत्रा न्यू, हाँ, युवा मास्टर सुन, आप बहुत असभ्य हैं टिल्डा, आपने 2 शॉट से लक्ष्य नहीं मारा। जू शाओ, तुम 50 कदम में 100 कदम चलने पर हंस रहे हो। तुमने 3 शॉट में 1 शॉट से पहला रिंग मारा। ओह, लिन शाओ के ग्रेड अच्छे हैं टिल्डा, 3 शॉट वास्तव में 10 रिंग्स के बराबर हैं और 5 रिंग का परिणाम है। मैं हार गया टिल्डा, मेजर अलग हैं। आओ और युवा मास्टर्स के परिणाम देखें, 100 रिंग्स। यू झेन्यू ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों को लहराया, अपने होठों को मसलते हुए कहा, तस्क, यह अफसोस की बात है। आखिरी शॉट में एक छोटी सी गलती हुई और थोड़ा चूक गया, लेकिन यह अभी भी 10वें रिंग में है। मैं इस परिणाम से मुश्किल से संतुष्ट हो सकता हूं टिल्डा, युवा मास्टर यू, आपकी खुद से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। ये सब सफल है और आप बस मुश्किल से संतुष्ट हैं टिल्डा, बेशक मेरे चाचा हर शॉट को केंद्र में मार सकते हैं और विचलन 1 मिलीमीटर से भी कम है। हालांकि मेरा स्कोर एक सही स्कोर है, लेकिन मेरे चाचा की तुलना में अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है टिल्डा, यू झेन्यू ने ऐसा कहा, लेकिन उसका चेहरा गर्व से भरा था। सभी लोग ग्रेड देखने के लिए एकत्र हुए, केवल राघव मल्होत्रा को कोई जल्दी नहीं थी और इशिता मल्होत्रा और अन्य 2 बच्चे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे जैसे कि उन्हें अपने ग्रेड की कोई परवाह ही नहीं थी। इशिता मल्होत्रा खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सकी कि पापा, क्या आप जाकर परिणाम नहीं देखेंगे?
राघव मल्होत्रा रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए, इसे मत देखो, तुम्हारे पति ने बहुत सही तरीके से स्खलन किया है। इन शब्दों में संदर्भ के हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब राघव मल्होत्रा ने ये कहा तो उनका लहजा जानबूझकर सूक्ष्म था और इशिता मल्होत्रा का चेहरा अचानक लाल हो गया। इस समय वहां उपस्थित भीड़ में से अचानक जयकारे की ध्वनि निकली। मैं जा रहा हूं, क्या हाल है? राघव मल्होत्रा के निशाने पर सिर्फ एक गोली क्यों है? हाहा क्या ऐसा हो सकता है कि सभी 9 गोलियां निशाने से चूक गईं? कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी जल्दी खत्म हो गया। मैं बस इतना ही कहूंगा कि राघव मल्होत्रा निश्चित रूप से हमारे पेशेवर युद्धशाओं का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। युवा मास्टर जो सामने खड़े होकर राघव मल्होत्रा का परिणाम देख रहे थे, उन्होंने संदेह से कहा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या? जो व्यक्ति पीछे नहीं देख सकता था, उसने पूछा, क्या तुम इसे देख सकते हो? तुम यंग मास्टर यू को इसे देखने नहीं दे सकते। मैं देखूंगा। 10 छल्लों के बीच में सिर्फ एक गोली का छेद है और मुझे कोई और गोली का छेद नहीं मिल रहा है। अरे, स्को 100 छल्लों का है। हिस, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? कुछ सेकंड के लिए भीड़ शांत हो गई और अचानक ही जोर जोर से चीख पुकार मच गई। धिक्कार है, ये तो वाकई बंदूक का देवता है। 10 गोलियों ने 10 रिंग के बीच में एक छेद कर दिया। ये कैसा देवता जैसा ऑपरेशन है? मैं महान ईश्वर के सामने घुटने टेकता हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, कृपया मेरे घुटने टेकें। माँ ने मुझसे पूछा कि मैं अपने ग्रेड देखने के लिए घुटनों के बल क्यों बैठी थी। सु गुनशेन के कौशल बहुत अच्छे हैं। जब यू झेन्यू ने ये शब्द सुने तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह तुरंत भीड़ में घुस गया, आगे वाले व्यक्ति को धक्का देकर दूर किया और स्वयं जाकर जांच करने लगा। लेकिन सच्चाई हमारे सामने है, हर कोई इसे देख सकता है। इशिता मल्होत्रा ने भी यह सुना और आश्चर्य से राघव मल्होत्रा को देखने लगी। राघव मल्होत्रा हल्के से मुस्कुराया, माँ, आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? मैंने कहा था न, मैं जीतूंगा। इशिता मल्होत्रा की आंखों में उत्साह और उत्सुकता थी। उसने राघव मल्होत्रा की आस्तीन खींची और कहा, पापा, आप वाकई कमाल हैं। युझेन्यू भीड़ से बाहर निकली और राघव मल्होत्रा की ओर इशारा करते हुए बोली, राघव मल्होत्रा, तुम धोखा दे रहे हो। राघव मल्होत्रा ने उसे मूर्ख की तरह देखा। युझेन्यू, अगर तुम हार गए तो कहना कि मैंने धोखा दिया। यहाँ सब कुछ वेन्यू मालिक द्वारा प्रदान किया जाता है, मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ? असंभव, तुम इस तरह की उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते, यहाँ तक कि मेरे दूसरे चाचा भी ऐसा नहीं कर सकते। युझेन्यू चिल्लाया। राघव मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, हे क्या तुम्हारे दूसरे चाचा ने तुम्हें नहीं सिखाया? पहाड़ों के बाहर पहाड़ हैं और लोगों के बाहर लोग हैं। बकवास। राघव मल्होत्रा, आप अपनी तुलना एक पेशेवर विशेष बल सैनिक से क्यों कर रहे हैं? मैं विशेष बलों से तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे तुलना कर रहा हूं। तुम, ठीक है, फिर आओ, इस बार चलती लक्ष्य को बदलो, युझेन्यू ने अनिच्छा से कहा। राघव मल्होत्रा सीधे मैदान में चले गए। इस बार सभी शौकिया खिलाड़ी दर्शक दीर्घा में बैठकर शो देख रहे हैं। इस बार खेल में अभी भी पिस्तौल के 10 त्वरित शॉट थे, लेकिन दूरी को 25 मीटर तक खींच दिया गया था और चलती लक्ष्य को भी बदल दिया गया था, जिससे कठिनाई बहुत बढ़ गई। युझेन्यू ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी और तुरंत तैयारी की स्थिति में आ गया। राघव मल्होत्रा अभी भी हल्के बादल और हवा की तरह दिख रहे थे और यहाँ तक कि उन्होंने पलटकर इशिता मल्होत्रा को आंख भी मार दी। गेम की शुरुआत में राघव मल्होत्रा ने मजाक करना बंद कर दिया। सटीकता के अलावा इस बार गेम में गोलियों की भरमार थी। रेफरी ने आदेश दिया और दोनों ने तेजी से अपने हाथ आगे बढ़ाए। गोलियां लोड करने की गति से राघव मल्होत्रा पहले से ही थोड़ा तेज था। युझेन्यू को दबाव महसूस हुआ, लेकिन उन्हें शांत रहना पड़ा। गतिमान लक्ष्य पहले से अधिक कठिन था और उसे पूरी ताकत से प्रयास करना था। लक्ष्य उन दोनों के सामने से गुजरा, राघव मल्होत्रा आगे और युझेन्यू पीछे। जब 10 गोलियां चलीं, तो युझेन्यू को पता चल गया कि वह हार गया है। उसने सचमुच ये देखा, राघव मल्होत्रा बिल्कुल बिगड़ल। उसके सामने प्रत्येक लक्ष्य 10 छल्लों के मध्य में है। जब परिणाम सामने आए तो युझेन्यू इसे देखने में असमर्थ था। जब वह मैदान से बाहर आया तो वह पराजित मुर्गे की तरह झुका हुआ था। हालांकि इससे दर्शकों के उत्साह पर कोई असर नहीं पड़ा और हर कोई परिणाम देखने के लिए उमड़ पड़ा। अरे वाह, गन गॉड सू के पास फिर से 100 रिंग हैं और वे सभी निशाने पर लगीं। ये कमाल है, चलता फिरता लक्ष्य भी 100% हिट कर सकता है। यह एक ईश्वरीय ऑपरेशन है। घुटने टेक दो, बंदूक देवता के सामने घुटने टेक दो। युवा मास्टर यू इस बार सचमुच हार गए, उनके पास केवल 82 रिंग हैं। युझेन्यू ने राघव मल्होत्रा की तरफ देखा। हालांकि उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे कहना पड़ा, राघव मल्होत्रा, मैं हार गया। राघव मल्होत्रा मुस्कुराए, जैसी कि उम्मीद थी।
उस आत्मविश्वास और उदासीनता ने तुरंत यूजेन्यू के कंधों को एक और डिग्री नीचे गिरा दिया। परिणाम सुनने के बाद आरव ने इस बार अनन्या से भी तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की और खड़े होकर चिल्लाया, बाबा प्रथम स्थान, बाबा सुपर हैं। अनन्या शूटिंग प्रतियोगिताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, लेकिन लड़का आरव इसे बहुत महत्व देता है। अब पिताजी उसके दिल में सबसे मजबूत अस्तित्व हैं। मैं बड़ी बड़ी मेचा बना सकता हूं और मेरे पास प्रथम श्रेणी की रेसिंग कारें हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बंदूकें इतनी शक्तिशाली होंगी। ये कमाल का है। समूह ने खुशी से ताली बजाई और अपने भाई के साथ खुशी मनाई। बाबा फिर से जीत गए। राघव मल्होत्रा को देखने वाले सभी बेटों और दोस्तों की नज़रें पूरी तरह बदल गई हैं और अब राघव मल्होत्रा उनके दिलों में भगवान की तरह हैं। भीड़ में आरव देसाई मदद नहीं कर सके, लेकिन कहा, मैंने पहले कहा था, सुसेन एक साधारण व्यक्ति नहीं है। आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, अब आप दूसरों की ताकत देख सकते हैं। ये शब्द आरव देसाई के मुंह से निकले। हर कोई राघव मल्होत्रा की बहुत तारीफ करता है। हर कोई जानता है कि आरव देसाई भी इशिता मल्होत्रा के चाहने वालों में से एक है। शेनसू वाकई एक डेकाथलीट है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह मिस यान का दिल जीत सकती है। आप दोनों वाकई एक जैसे हैं। मुझे यकीन है। मैं सू शेन और यान जोंग के बीच 100 साल तक अच्छे रिश्ते की कामना करता हूँ। आप दोनों बस एक शक्तिशाली गठबंधन हैं, बिल्कुल जोंग हाई की तरह नहीं, लोंगबुओ के व्यापारिक शकल में पौराणिक युगल। अध्याय 77। पिता यान बहुत खुश हैं, उनकी बेटी को अंततः शादी करने के लिए एक आदमी मिल गया। आशीर्वाद की ध्वनि के बीच राघव मल्होत्रा ने इशिता मल्होत्रा का हाथ थाम लिया और अनन्या और आरव भी चारों ओर इकट्ठा हो गए। अनन्या ने अपने पिता को पकड़ रखा था, आरव ने अपनी मां को पकड़ रखा था। 4 लोगों का परिवार बेहद खुश था। यूजेन्यू मंदी के दौर से बाहर आया और अपना वादा पूरा किया, और यह वीडियो भी सभी ने हमेशा के लिए रख लिया। इसके बाद वह निराश होकर मंच से चले गए, क्योंकि अब वह इशिता मल्होत्रा के साथ एक ही अवसर पर उपस्थित नहीं हो सकते थे। क्यूई को भी रुकने में शर्म आ रही थी, इसलिए वह चुपचाप चला गया। उनके बिना दूसरे भाग में माहौल बहुत ज्यादा सुकून भरा था। राघव मल्होत्रा आज की पार्टी खत्म करने से पहले अपनी पत्नी और बच्चों को विला में खेलने के लिए ले गए। यान परिवार। शालिनी शर्मा फोन पकड़े हुए बेवकूफ़ी कर रही थीं। मोबाइल फोन पर। यह आज रात अवकाश क्लब में वीडियो रिकॉर्डिंग है। उन्होंने पूरे वीडियो में दामाद के जवाबी हमले में भाग लिया। मैं तो यही कहूंगा कि उसका दामाद सचमुच एक अद्भुत पत्नी है। ये वास्तव में एक डेकाथलॉन है जो सब कुछ कर सकता है। वह कार रेस इतनी शानदार थी, वह अपना खून खौलने से खुद को नहीं रोक सकी। चलो चलो दामाद जी, ये क्यूई बहुत बुरा है। वह वास्तव में मेरे दामाद को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बहुत ज्यादा। नहीं, मुझे अजय शर्मा के साथ तकिया फूंकना है, घर को साफ करना है और अपने दामाद को गुस्सा दिलाना है। हा दामाद वाकई कमाल का है। क्यूई स्कर्ट पहनने के लिए बहुत मजेदार है। हा अजय शर्मा ने दरवाजा खोला और अंदर आया, और एक नज़र में उसने देखा कि उसकी पत्नी फोन की ओर मूर्खतापूर्ण नज़रों से देख रही थी। तुम क्या देख रहे हो? तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो? जब शालिनी शर्मा ने अपने पति की आवाज़ सुनी तो उन्होंने तुरंत अपना फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन अभी अभी अपने दामाद के प्रदर्शन के बारे में सोचकर वह राघव मल्होत्रा के दामाद से 120% संतुष्ट थीं। वैसे भी दामाद और बेटी ने शादी करने का लाइसेंस तो ले ही लिया है, और ये दामाद तो ठीक होने वाला है। बस आइए जाने कि यह बूढ़ा आदमी क्या कह रहा है। शालिनी शर्मा ने फ़ोन रख दिया, पास आकर मुस्कराते हुए बोली, ओल्ड ज्ञान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या बात है? अपनी पत्नी के धूर्त चेहरे को देखकर अजय शर्मा को हमेशा यही लगता था कि कुछ गड़बड़ है। अजय शर्मा, अगर एक दिन हमारी बेटी का कोई प्रियतम हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? शालिनी शर्मा अपनी बेटी और राघव मल्होत्रा की शादी के बारे में सीधे तौर पर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं, इसलिए वे थोड़ा बहुत ही बता पाईं। आखिरकार उसके बूढ़े आदमी का स्वभाव बहुत ही अजीब है, जिद्दी और अजीब, और अगर वह अपने दामाद को डराता है तो ये बुरा होगा, इसलिए उसे पहले अपनी बेटी और दामाद से इस बारे में बात करने में मदद करनी होगी। जब अजय शर्मा ने ये सुना तो उन्होंने मुंह बिचकाते हुए पूछा, जाने मन, नर या मादा? शालिनी शर्मा ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। जियाओ ने उसे घूर कर देखा, बेशक यह एक आदमी है। कोई आश्चर्य नहीं कि बुजुर्ग दंपत्ति ने इतना सोचा। शालिनी शर्मा की तरह अजय शर्मा को भी हमेशा अपनी बेटी की यौन प्रवृत्ति पर संदेह था। हाल के वर्षों में वह एक ही रंग की सभी महिलाओं से घिरी हुई है और विपरीत लिंग की कोई भी नहीं है। उसने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट की व्यवस्था की और उसने इसे अनदेखा कर दिया, अतीत को धोखा दिया और मौके पर ही चली गई। ये सचमुच संदेहास्पद है। तो अब जब शालिनी शर्मा ने खुद ही यह कहा तो अजय शर्मा को अभी भी यकीन नहीं हुआ और उन्होंने पूछा, क्या आप वाकई एक आदमी हैं? नर बिल्ली का बच्चा, कुत्ता, छोटा जानवर नहीं? नहीं नहीं,
नहीं, आप मुझे सीधे बताइए कि आप वाकई इंसान हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या आपको लगता है कि जब आप कहते हैं कि छोटे जानवर इंसानों से बेहतर होते हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा आश्वस्त हो रहा हूँ? बदबूदार बूढ़े आदमी, तुम क्या बात कर रहे हो? यह एक इंसान है, और एक सच्चा इंसान। एक सख्त आदमी। अजय शर्मा का चेहरा सदमे से भरा हुआ था, और वह खुद को रोक नहीं सके और तेजी से कमरे की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने अपने हाथ पीछे करके शालिनी शर्मा की तरफ उत्साह से देखा और बोला, क्या हो रहा है? सीधे सीधे बताओ, क्या तुम्हारी बेटी ने तुम्हें कुछ बताया? जब शालिनी शर्मा ने बच्चे के पिता की प्रतिक्रिया देखी तो उन्हें विश्वास हो गया। वह खुश है टिल्डर। इस तरह मैं निश्चित रूप से दामाद और बेटी के मामलों पर आपत्ति नहीं करूंगा टिल्डर। तो शालिनी शर्मा ने एक और बात बताई, मेरी बेटी ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं फिर भी जानती हूँ टिल्डर। बेटी ने कहा, नहीं, तुम्हें क्या पता? अंदाजा लगाओ, अजय शर्मा ने निराश होकर कहा। उसने सोचा कि यह बात उसकी बेटी ने ही कही है। जब तक इशिता मल्होत्रा व्यक्तिगत रूप से इस तरह की बात स्वीकार नहीं करती, तब तक वह कभी इस पर विश्वास नहीं करेंगे। आखिरकार पिछले कुछ सालों में उनकी बेटी का प्यार और शादी के प्रति रवैया बहुत दृढ़ रहा है। एक पिता के तौर पर उन्हें लगता है कि उनकी बेटी जीवन भर अकेली रहेगी और अकेले ही 2 बच्चों की परवरिश करेगी। बेशक मेरा अपना तरीका है टिल्डर, तुम नहीं समझोगे, लेकिन मुझे इस बात पर 100% यकीन है, क्योंकि मेरे पास सबूत हैं टिल्डर। शालिनी शर्मा ने रहस्यमयी ढंग से कहा। अजय शर्मा तुरंत आए। क्या सबूत है? क्या आप इसे देखना चाहते हैं? शालिनी शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अजय शर्मा फिर पीछे हटे, अपना गला साफ किया और कहा कि वह नहीं देखना चाहते थे, लेकिन वह अपनी बेटी की जीवन भर की घटना के बारे में सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने शायद ही कभी अपना पुराना चेहरा नीचे रखा और झुक गए। इसे देखो, मैं इसे देखना चाहता हूँ, ये ठीक है। जल्दी से इसे मेरे पास लाओ और दिखाओ। शालिनी शर्मा ने जब अजय शर्मा को निराश होते देखा तो वह अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उसने अपना फोन निकाला, अभी अभी वाला वीडियो फिर से खोला और अजय शर्मा के साथ उसे देखा। जब अजय शर्मा ने पहली बार राघव मल्होत्रा को देखा तो वे दंग रह गए। यह आदमी उनके परिवार से इतना मिलता जुलता क्यों है? आरव? क्या ये? नहीं, अगर अनन्या आरव के पिता हैं तो उन्हें बहुत पहले ही सामने आ जाना चाहिए था। अजय शर्मा को लगा कि शायद उनकी बेटी को ये पसंद आया होगा, इसलिए उन्होंने फिर से इसे ही चुना। हालांकि उपस्थिति वास्तव में सुंदर है और यह उसकी बेटी के साथ खड़े होने के लिए भी बहुत उपयुक्त है टिल्डर। अनन्या आरव के साथ भी काफी सामंजस्य बैठा हुआ लग रहा है टिल्डर। एक परिवार के रूप में एक साथ खड़े होने पर कुल मिलाकर बहुत अच्छा महसूस होता है। क्यूई को राघव मल्होत्रा को उकसाते देख अजय शर्मा अपना चेहरा काला किए बिना नहीं रह सके। ये बच्चा किसके परिवार का है? क्यूई परिवार की ओर से शालिनी शर्मा ने तुरंत कहा, हमारे दामाद के बारे में ऐसा कहना उनके लिए बहुत ज्यादा है टिल्डर। अजय शर्मा ने ठंडी नाक से कहा, क्यूई परिवार का इतना मूर्ख सुअर जैसा लड़का है, ऐसा लगता है कि भविष्य में सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। शालिनी शर्मा उनसे हल्के से टकराई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरा बूढ़ा आदमी अपने दामाद की रक्षा करने लगा है। अजय शर्मा ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बेटी को इस तरह बाहर निशाना बनाया जाए। हे टिल्डर, वह अपनी बेटी के लिए सब कुछ है टिल्डर। ये देखकर कि राघव मल्होत्रा ने गेम जीत लिया, अजय शर्मा चिल्लाया, सुंदर, ये गेम वाकई बहुत रोमांचक है। शालिनी शर्मा, इस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? वह रेसिंग कार चलाता है। अजय शर्मा को लगा कि राघव मल्होत्रा इतने पेशेवर हैं, वे अवश्य ही रेसिंग ड्राइवर होंगे। लेकिन ये काम थोड़ा खतरनाक है टिल्डर, मेरी बेटी भविष्य में हमेशा उसकी चिंता करेगी। शालिनी शर्मा मुस्कुराई और बोली, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि वह मेचा रिसर्च कर रहे हैं टिल्डर। वह जानती है कि राघव मल्होत्रा चौफान ग्रुप के मेचा रिसर्च विभाग में काम करता है टिल्डर। शालिनी शर्मा अपनी बेटी को जानती है, वह राघव मल्होत्रा के साथ अपने संबंधों के कारण उसे कभी भी मेचा रिसर्च डिपार्टमेंट में अरेंज नहीं करेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राघव मल्होत्रा में ऐसी प्रतिभा है टिल्डर। मेचा रिसर्च ये हमारे परिवार के लिए काफी उपयुक्त है, तो वह इतनी अच्छी तरह से गाड़ी क्यों चलाता है? मुझे लगता है कि वह एक पेशेवर है। तांग शिव ने मुस्कुराते हुए अपना मुंह ढक लिया और कहा, बच्चे बहुत अच्छे हैं टिल्डर, बीच में मत बोलो, देखते रहो। वह सिर्फ कार रेसिंग से ज्यादा जानता है टिल्डर। जब उन्होंने मंच पर अनन्या आरव को देखा तो वे दोनों खुशी से हंसने से खुद को रोक नहीं पाए, और इससे भी ज्यादा जब उन्होंने क्यूई को अपना फल खाते देखा तो अजय शर्मा ने भी अंगूठा दिखाया और कहा, इस बच्चे की किस्मत अच्छी है टिल्डर, मैंने वास्तव में राहत की सांस ली। क्यूई परिवार के कमीने को इतना शर्मिंदा होते देखकर मुझे राहत मिली है। अध्याय 78। प्यारे डैडी। यान दोनों नीचे देखते रहे और उन्हें फिर से शूटिंग रेंज में जाते देख अजय शर्मा ने आश्चर्य से कहा, वे शूटिंग से बेहतर हैं। अजय शर्मा के लिए रेसिंग युवा लोगों के लिए उपयुक्त है। हो सकता है कि उन्होंने पहले भी इस तरह का सपना देखा हो, लेकिन वह उम्र पार कर चुके हैं।
लेकिन शूटिंग अलग है। जब तक वह पुरुष है, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, उसे बंदूकों से एक रहस्यमय जुनून होता है। अगर दामाद गोली चला सकता है तो यह एक प्लस है। तांग शिव हंसा, मैं इसे खराब नहीं करूंगा, आप खुद देख सकते हैं। इसका अर्थ वास्तव में एक बिगाड़ने वाला है और दामाद निश्चित रूप से होगा। अजय शर्मा ने खुशी से नीचे देखा, लेकिन जब उसने इशिता मल्होत्रा को राघव मल्होत्रा के सामने खड़े और यू जेन्यू को नाराज देखा तो वह अपना चेहरा काला करने से खुद को रोक नहीं सका। अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे करके बूढ़ा आदमी दुखी होकर गुनगुना रहा था, हम यह मत देखो। क्या हुआ? शालिनी शर्मा को कुछ समझ नहीं आया। अजय शर्मा ने फोन पर नजर डाली और उदास चेहरे के साथ कहा, देखो तुम्हारी बेटी कैसी लग रही है। वह उस बच्चे को लेकर इतनी सुरक्षात्मक है, वह हमारे लिए कभी इतनी दयालु नहीं रही। शालिनी शर्मा ने जब ये सुना तो वह तुरंत खुश हो गईं। बदबूदार बूढ़े आदमी, आपको सिरका खाना इतना पसंद क्यों है? ये ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आपको मेरा सिरका खाना पसंद है तो आप अपने दामाद का सिरका भी क्यों खाते हैं? बेटी और दामाद एक अच्छे रिश्ते में हैं, आप चुपके से मजा कर सकते हैं। इसके अलावा दामाद की रक्षा करने वाली बेटी का क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि किसने कहा कि क्यूई परिवार एक कमीना है। क्या आपको यू परिवार के कमीने की परवाह नहीं है? शालिनी शर्मा हंसी। अजय शर्मा ने गुस्से में कहा, बेशक मुझे इसका ख्याल रखना है, मैं यू परिवार का हिसाब जरूर रखूंगा, लेकिन हमारी बेटी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। क्या आप अभी भी इसे देखते हैं? बाद वाला हिस्सा बहुत बढ़िया है, अगर आप इसे नहीं देखते हैं तो मैं खुद इसे देख लूंगा। मैं बाद में शानदार हिस्सा मिस कर गया, मैं आपको वापस नहीं जाने दूंगा। जब अजय शर्मा ने यह सुना तो उनका दिल तुरंत सिकुड़ गया। देखना, वह आए और देखते रहे। राघव मल्होत्रा के शूटिंग परिणाम देखकर अजय शर्मा खुशी से मुस्कुराए। अच्छा लड़का, ये शूटिंग स्तर वास्तव में अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि विशेष बल इतने सटीक हैं, ये बस एक बंदूक भगवान है। आपसे इतनी बड़ी तारीफ पहली बार सुनने को मिली है। अजय शर्मा, लगता है आप हमारे दामाद से बहुत संतुष्ट हैं। शालिनी शर्मा ने खुश होकर कहा। अजय शर्मा तुरंत फिर से गंभीर हो गए और धीरे से बोले, मैंने यह नहीं कहा कि मैं बहुत संतुष्ट था, मैंने बस सोचा कि जब तक मेरी बेटी प्यार में पड़ने और शादी करने के लिए तैयार है तब तक दूसरी पार्टी ठीक रहेगी। यह इस तरह से भी बेहतर है कि यह अति उत्कृष्ट है। आखिरकार मेरी बेटी इतनी अच्छी है, ये सब कुछ के लायक है। शालिनी शर्मा, मुझे लगता है कि मेरी बेटी उनके बहुत करीब है, दोनों बच्चे भी उसके साथ अच्छे हैं। मुझे लगता है कि वे अच्छी प्रगति कर रहे हैं। क्या हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए? आप एक समय चुनें, अपनी बेटी के साथ समय तय करें और उसे रात्रि भोजन के लिए घर ले आएं। जब अजय शर्मा ने ये कहा तो ये राघव मल्होत्रा को अपना दामाद स्वीकार करने के बराबर था। लेकिन शालिनी शर्मा सहमत नहीं थी। और ज्ञान, मेरी बेटी ने अभी तक हमें इस बारे में नहीं बताया है। ये वीडियो मैंने खुद ही बनाया है। मुझे लगता है कि हमारी बेटी के स्वभाव को देखते हुए हमें खुद से कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। जब अजय शर्मा ने इस बारे में सोचा तो मामला वास्तव में ऐसा ही था। इशिता मल्होत्रा ने लोगों को वापस लाने की पहल नहीं की। अगर वे बहुत ज्यादा सक्रिय होते, अगर वे अपनी बेटी को दुखी करते और उन्हें प्यार नहीं मिलता या कोई साथी नहीं मिलता तो ये बुरा होता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक हमारी बेटी एक दूसरे से मिलने की पहल नहीं करती। शालिनी शर्मा ने यह सुनकर मुस्कुराकर कहा और काफी शर्माते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मैं अपने दामाद से मिल चुकी हूँ। अजय शर्मा ने मुंह बिचकाते हुए दुखी होकर कहा, क्या तुमने देखा है? कब देखा है? क्या तुम और तुम्हारी बेटी मेरे पीठ पीछे छुपकर मिले हैं? शालिनी शर्मा ने खुशी से सिर हिलाते हुए कहा, मेरी बेटी को नहीं पता, मैं खुद छिपकर देखने चली गई थी। उसने उस दिन कंपनी में जाकर राघव मल्होत्रा की बातचीत का किस्सा सुनाया और अंत में जैसे श्रेय ले रही हो, उसने पूछा, कैसे? क्या मैं बहुत होशियार हूँ? मैंने अपनी बेटी को परेशान नहीं किया और मैंने अपने दामाद को देख लिया। अजय शर्मा ने निराशा में अपनी आंखें घुमाई। मैंने भी देखा है। अजय शर्मा, क्या तुम शेखी बघार रहे हो? अगर मैं तुम्हें न बताता कि तुम्हें अपने दामाद के अस्तित्व के बारे में भी नहीं पता तो तुम उसे कैसे देख पाते? शालिनी शर्मा को यकीन नहीं हुआ। मैंने अभी देखा, अभी वीडियो में। क्या मैंने नहीं देखा? क्या इसे देखा जाना माना जाता है? शालिनी शर्मा ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। अजय शर्मा ने मुंह बनाते हुए कहा, आपने पहले भी ऐसा देखा है तो मुझे क्यों नहीं गिनते? बोलने के बाद उसने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे, मुड़ा और शयन कक्ष से बाहर अध्ययन कक्ष में चला गया। जैसे ही वह अंदर आया, उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया।
ये स्पष्ट था कि अभी भी वह बूढ़ा और घमंडी लग रहा था, लेकिन अब वह बहुत खुश है। अपने हाथों को छाती पर मोड़कर वह बैठा रहा और देवताओं से प्रार्थना करता रहा और बुद्ध की पूजा करता रहा। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। भगवान का शुक्र है, आकाश में देवताओं और बुद्धों का शुक्र है, यान परिवार के पूर्वजों का शुक्र है। मेरी बेटी आखिरकार आदमी का पालन करने को तैयार है। नहीं, एक आदमी से प्यार हो गया और शादी हो गई। यान परिवार के पूर्वज फिर से आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं वास्तव में पापी नहीं हूँ। मेरा परिवार बिंगक्सू आखिरकार बाहर जाने को तैयार है। मैं प्यार में पड़ने को तैयार हूँ। और यह अभी भी एक आदमी है। यह एक महिला नहीं है, नहीं ये किसी प्रकार का बिल्ली का बच्चा, कुत्ता या जानवर है। श्रेणी, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। 4 साल हो गए हैं जब से वह बच्चा बिंगक्सू गर्भावस्था के रक्त परीक्षण के फॉर्म के साथ वापस आया है। मैंने अपने दिल को नहीं छोड़ा है। मेरे पास एक अच्छा बच्चा है, इतने सारे लोग इसे पसंद करते हैं। मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती? जन्म देने के बाद पूर्वजों, मैंने वास्तव में सोचा कि इस बच्चे को पुरुष पसंद नहीं है, इसलिए उसने जानबूझकर 2 बच्चों को वापस आने के लिए कहा ताकि अन्य वैज्ञानिक तरीकों से मेरा और उसकी मां का मुंह बंद हो सके। लेकिन अब सब ठीक हो गया है, मुझे दामाद मिल गया है। हा हा हा। पूर्वजों, उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। अजय शर्मा कुछ देर तक अपने आप से बातें करता रहा, पर उसके दिल में अभी भी खुशी थी। अगर उसने अपनी यह भावना बाहर नहीं निकाली तो मुझे डर है कि आज रात उसे नींद नहीं आएगी। पूर्वजों और आकाश के देवताओं और बुद्धों को धन्यवाद। आप इस खुशखबरी को अपने पुराने दोस्तों के साथ क्यों नहीं साझा करते? सबसे पहले उन्होंने श्री गुप्ता, यान परिवार और गो परिवार के बारे में सोचा। वे वास्तव में घनिष्ठ मित्र थे। अजय शर्मा और मिस्टर गुप्ता पुराने दोस्त हैं। शालिनी शर्मा और गो की मां सबसे अच्छी दोस्त हैं और इशिता मल्होत्रा और मीरा गुप्ता सबसे अच्छी दोस्त हैं। लेकिन वे अच्छे हैं, लेकिन वे सभी अपने तरीके से हैं। अजय शर्मा और श्री गुप्ता के अपने छोटे रहस्य हैं और अन्य 2 सबसे अच्छे दोस्त जोड़े अपने परिवारों के साथ कुछ भी साझा नहीं कर सकते हैं। अजय शर्मा ने फोन मिलाया। उन्होंने उत्साह से अपने हाथ रगड़े और पूरा व्यक्ति उत्साह से कांप उठा। बस फोन को टेबल पर रखें और उसे चालू करें। अजय शर्मा, इतनी देर से क्यों बुलाया? शालिनी शर्मा का क्या मामला है? मिस्टर गुप्ता, आप मुझसे ऑर्डर करने की उम्मीद क्यों नहीं करते? अजय शर्मा ने कहा, क्या मेरा समय देखना गलत नहीं है? अभी 9:30 बजे हैं। तुम और शालिनी शर्मा अक्सर इसी समय लेट जाते हो, तुम मेरी तरफ कैसे ध्यान दे सकते हो? झगड़ा नहीं है, क्या बात है? तुम्हारी आवाज़ इतनी उत्साहित है, देखो यह अच्छी बात है। खैर, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अजय शर्मा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। बूढ़े गो, मेरा एक दामाद है। अध्याय 79। क्या तुम्हारी बिंगक्सू प्यार में है? ये वाकई अच्छी बात है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी खुश हो। हाँ हाँ। फोन के दूसरी तरफ बूढ़े गो ने अपनी पत्नी को आंख मारी। दरअसल उन्हें इशिता मल्होत्रा की शादी के बारे में पहले से ही पता था और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह शालिनी शर्मा को बता दें, लेकिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि इस बारे में पहले से खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, खासकर मिस्टर गुप्ता को। उसने ये कहने की पहल नहीं की कि बिंगक्सू मुखर थी और उन्होंने इसका उल्लेख भी नहीं किया क्योंकि ऐसा करना आत्मपराजयकारी था। इन दिनों श्री गुप्ता का गला रुंध गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अजय शर्मा इस तरह अकेले दरवाजे पर आएंगे। हाँ हाँ हाँ। अजय शर्मा को कुछ भी पता नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है, इसलिए उसने खुद ही यह बात कह दी। उसके शब्द उत्साह और दिखावे से भरे हुए थे। मुझे अभी पता चला, मेरा बिंगक्सू बच्चा हर चीज़ में अच्छा है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा हठी है और बड़ी चीज़ों के बारे में बात करना पसंद नहीं करता है। ये बहुत बढ़िया है। हालांकि आपकी बर्फ और बर्फ के बारे में बात नहीं की जाती है, लेकिन कम से कम वे ऐसा करते हैं। मेरे परिवार युक्सिन को देखो, युक्सिन का जिक्र मत करो, मुझे असहज महसूस होता है। अगर उसके पास आपकी बर्फ और बर्फ का आधा हिस्सा भी हो तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। श्री गुप्ता ने कहा। जब अजय शर्मा ने यह सुना तो उन्होंने जल्दी से कहा, ओल्ड गो, युक्सिन के मामलों की चिंता मत करो। बच्चों और पोते पोतियों के अपने बच्चे और पोते पोतियां होंगे। हमारे लिए बच्चों के मामलों की चिंता करना बेकार है। हो सकता है एक दिन आपका परिवार युक्सिन भी बिंगक्सू की तरह ही होगा। मैं आपके लिए सीधे दामाद लाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। यह अफसोस की बात है, मेरी युक्सिन के आसपास कोई विपरीत लिंग का दोस्त भी नहीं है और दिन भर में उसके द्वारा पढ़े जाने वाले उपन्यासों के साथ घुल मिल जाता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि वस्तु उपन्यास में दबंग राष्ट्रपति ही होगी और मैं बाकी सब पढ़ लूंगा। नहीं, श्री गुप्ता ने आह भरी। अजय शर्मा के मुंह में खुशी की लहर थी, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त के मूड का भी ख्याल रखा और कहा, कोई बात नहीं बूढ़े गो, मैं भविष्य में बिंगक्सू और युक्सिन को रहने दूंगा। दोनों बच्चों के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं, शायद मैं बिंगक्सू और मेरे परिवार को देखूं।
दामाद बहुत प्यार करने वाला है, युक्सिन भी प्यार में पड़ना चाहता है अगर यह काम नहीं करता है तो मेरे दामाद को देखने दे कि क्या कोई उपयुक्त परिचय है जब श्री गुप्ता ने ये सुना तो उन्हें तुरंत समझ आ गया। अजय शर्मा, आपकी बात सुनकर क्या आप अपने दामाद से संतुष्ट हैं? उन्हें इशिता मल्होत्रा के प्रमाण पत्र के बारे में तो पता था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दूसरा पक्ष कौन है। लेकिन पुराने दोस्त की आवाज़ सुनना आसान नहीं था। अजय शर्मा बोलने से पहले अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उनके शब्दों में थोड़ा और गर्व और शेखी बघारने की झलक थी। कोई रास्ता नहीं था, वह इसे छिपा नहीं सकते थे ये काफ़ी संतोषजनक है। हाँ, आप आज रात उनकी जूनियर पार्टी में नहीं गए, है ना? मेरे दामाद और बेटी अपने 2 बच्चों के साथ गए थे। ओह, आप नहीं जानते कि वे युवा लोग कितने शोर मचाते हैं। उन्हें एक एक करके देखते हुए मुझे अपने दामाद की आदत नहीं है यह एक रेसिंग कार और एक शूटिंग गेम है। मेरा दामाद ज़्यादा बात नहीं करता है और वह हर चीज़ में प्रथम है। ओल्ड गो, आपने इसे नहीं देखा है? वह दृश्य बहुत रोमांचक है मेरा दामाद मोड़ पर आगे निकल जाता है और तुरंत ब्रेक लगाता है। ये सुंदर है। पेशेवर रेसिंग ड्राइवर इस स्तर पर हैं। शूटिंग प्रतियोगिताएं भी होती हैं। आप जानते हैं कि लाओ यू के परिवार में एक विशेष बल का सिपाही है। नतीजतन यू परिवार का बच्चा मेरे दामाद द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के बाद अवाक रह गया। हाँ, मेरे दामाद के पास 100 शॉट हैं और 10 गोलियों में से केवल 10 छल्लों के बीच में एक गोली का छेद है। अरे, मैं वास्तव में टीवी पर इस तरह का अभिनय करने की हिम्मत नहीं करता। ओल्ड गो, अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में ऐसे उत्कृष्ट जूनियर भी हैं हाँ। अजय शर्मा की शेखी बघारने से उनका फोन लगभग छलक रहा है श्री गुप्ता का मूड बहुत जटिल है। वह ईर्ष्यालु और जलनशील हैं और साथ ही अपने पुराने दोस्त के लिए खुश भी हैं, लेकिन जो वह सबसे ज्यादा चाहते हैं वह इस उत्कृष्ट जूनियर को अपनी आंखों से देखना है। अजय शर्मा, आपकी बात सुनकर मुझे आपके दामाद से मिलने की इच्छा हुई। ऐसे बेहतरीन जूनियर को देखना वाकई दुर्लभ है। वैसे क्या आप अपने दामाद से मिले हैं? अजय शर्मा के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मैंने देखा है। बेशक मैंने अपने दामाद को देखा है मैंने इसे वीडियो में देखा है और मैंने इसे देखा है। मिस्टर गुप्ता और भी खिन्न हो गए। अजय शर्मा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। अब जब हम मिल चुके हैं तो मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे परिवार में जल्द ही खुशियां आने वाली हैं। जब तुम वापस आओगे तो शादी की शराब पीने के लिए तैयार हो जाओगे चिंता मत करो, निश्चित रूप से। हमारे 2 परिवारों के बीच क्या संबंध है मेरी बिंगक्सु निश्चित रूप से युक्सिन को दुल्हन की सहेली बनने देगी और आप भी मेहमान हैं अरे अपने परिवार बिंगक्सु को मेरे परिवार युक्सिन के लिए गुलदस्ता छोड़ने दो और अपने दामाद, कृपया वापस जाओ और मुझे बताओ और देखो कि क्या मेरे परिवार युक्सिन से परिचय कराने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति है। ऐसा उत्कृष्ट व्यक्ति, आपके आसपास के लोग भी महान होंगे अजय शर्मा बेहद संतुष्ट थे और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, लेकिन मेरे दामाद जैसा व्यक्ति पाना आसान नहीं है। मुझे भी लगता है कि वह 10,000 में एक है। दोनों के बीच बातचीत जारी रही। ज्यादातर समय अजय शर्मा खुश होकर बात कर रहे थे। जब उनका उत्साह कम हुआ तो दोनों ने फोन रख दिया। अजय शर्मा अपना सेल फोन लेकर अध्ययन कक्ष में घूम रहे थे। उसे लगा कि उसे जल्द से जल्द अपने दामाद से मिलना चाहिए। इतना बढ़िया दामाद वह जाने नहीं दे सकता, इसलिए जल्दी ही मिलना सुनिश्चित करें और मजबूती से पकड़ लें। बस कल अपने दामाद से मिलने जा रहा हूँ। आखिर कैसे? यह मेरे पास है। अजय शर्मा को प्रेरणा की एक झलक मिली और वे तुरंत हंस पड़े। इस समय राघव मल्होत्रा परिवार अपने घर जा रहा था। पार्टी काफी देर तक चली तो इशिता मल्होत्रा ने स्पेशल असिस्टेंट रेखा को पहले वापस जाने को कहा। जब वह घर गया तो राघव मल्होत्रा ने कार चलाई और इशिता मल्होत्रा को पायलट में बैठ गईं। अनन्या और आरव पीछे की सेफ्टी सीट पर बैठे हैं। उनके हाथों में आज की लूट 2 सुंदर और आकर्षक हेलमेट हैं। दोनों शांति से बातें कर रहे थे। अनन्या ने बड़ी संतुष्टि के साथ उसके हेलमेट को देखा और कहा, गिगल क्या तुम्हें नहीं लगता कि बाबा बहुत बोरिंग हैं? उन्होंने हमारे लिए हेलमेट जीता और उन्होंने सभी बुरे अंकल को भी हरा दिया बाबा सबसे अच्छे हैं। आरव ने खुशी से अपने हेलमेट को देखा। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। उसने चुपके से राघव मल्होत्रा की ओर देखा और मन ही मन अपनी बहन की बातों से सहमति जताई। खैर बाबा बहुत अद्भुत हैं। हालांकि वह अभी भी बाबा को पूरी तरह से माफ नहीं कर सकता है। आखिर बाबा 3 साल से दिखाई नहीं दिए। सामने इशिता मल्होत्रा और राघव मल्होत्रा भी बातें कर रहे थे। इशिता मल्होत्रा चिंतित भाव से क्लब हाउस से बाहर आईं। वह को पायलट की सीट पर बैठी थीं और बार बार राघव मल्होत्रा की तरफ देख रही थीं, लेकिन कई बार हिचकिचा भी रही थीं। अंत में राघव मल्होत्रा ने लाचार होकर सिर घुमाकर पूछा, माँ, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं?
इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। उसे कुछ कहना है। आज की बैठक में उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने संबंधों का पूरा खुलासा किया। उसने भी अपनी मंशा सार्वजनिक रूप से जाहिर कर दी। अब झोंगहाई के पूरे बिजनेस सर्कल को उसके और राघव मल्होत्रा के साथ होने के बारे में पता चल जाना चाहिए, इसलिए भले ही मेरे माता पिता न आए, वे निश्चित रूप से इसे छिपा नहीं पाएंगे। आखिर पार्टी में इतने सारे लोग हैं, किसी ने उन्हें बताया होगा कि शायद लाइव प्रसारण हो सकता है। मुझे लगता है मेरे माता पिता को ये बात पहले से ही पता है, इसलिए राघव मल्होत्रा को घर लाना जरूरी था। पापा, आप कब फ्री हो, मेरे साथ घर चलो। अध्याय 80 बच्चे की माँ। यह मैं ही हूँ जिसने अपनी पत्नी से विवाह किया है। मैंने नहीं। राघव मल्होत्रा ने ये सुनते ही बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है, यह मेरे पति और सास से मिलने का भी समय है, तो फिर चलो कल रात चलें। ठीक है, ठीक है, राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। उनका सरल उत्तर देखकर इशिता मल्होत्रा खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, क्या आप इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं? राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? हम पहले से ही शादीशुदा हैं, इसलिए यह बात तो बनती है कि हमें अपने माता पिता से बहुत पहले ही मिल लेना चाहिए था। इशिता मल्होत्रा ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया, उनके मुंह के कोने धीरे से ऊपर उठे। जब राघव मल्होत्रा ने बताया कि वे विवाहित हैं तो वह बहुत अच्छे मूड में थी, और आज शाम जब उसने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कही तो उसने महसूस किया कि राघव मल्होत्रा का उसके प्रति रवैया कुछ बदला हुआ सा लग रहा था, और दोनों अनजाने में ही एक दूसरे के और करीब आ गए थे। अगर मुझे पता होता कि मैं कबूल करके उसका दिल जीत सकती हूँ तो मुझे पहले दिन ही उससे मिलते समय ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए थी। तुम ठीक कह रहे हो। जब तुम मेरे साथ घर आओ तो दोनों परिवारों के माता पिता को भोजन के लिए बुलाते हैं। हमें प्रमाण पत्र मिल गया है, लेकिन शादी भी तो करनी है। चिंता मत करो, मैं उचित प्रक्रिया अपनाऊंगा, इससे कम कुछ नहीं होगा। जब राघव मल्होत्रा ने यह सुना तो उन्हें लगा कि कुछ ठीक नहीं है। निश्चित रूप से मैंने इशिता मल्होत्रा को पूछते हुए सुना, अब हमारे पास दोनों घर हैं और मेरा विला उसी समुदाय में है। अगर आपको वह घर पसंद है जो आपने खरीदा है तो हम इसे एक नए घर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो मैं समारोह में जाऊंगा, मैं अपने सेट को फिर से सजाऊंगा और इसे एक नए घर में व्यवस्थित करूंगा। हमारे पास पहले से ही एक कार है, तो शादी के लिए हमें और क्या चाहिए? 3 सोने के सिक्के हैं न? अगर तुम्हें सोना पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। अगर तुम्हें सोना खराब लगता है तो चलो एक नया सोना, घड़ियां और ऐसी ही दूसरी चीजें खरीद लेते हैं। अच्छा, वैसे तुम्हारी तरफ से दहेज का तोहफा कितना है? झोंगहाई के मौजूदा बाजार की स्थिति के अनुसार ये लगभग 500,000 से 1 मिलियन है। क्या मैं 2 मिलियन दे सकता हूँ? क्या वहाँ कोई और रीति रिवाज है? मुझे शादी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर आपको पता है तो आप मुझे पहले ही बता सकते हैं, और आप जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। इशिता मल्होत्रा ने ये शब्द पूरी ईमानदारी से कहे। राघव मल्होत्रा को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्यों लग रहा है कि वह शादी करने जा रहा है? उसके विचार कई दिन पीछे चले गए। जब उसने पहली बार चाओफान समूह में इशिता मल्होत्रा को देखा तो उसने भी सीधे अपने आप से कहा, क्या तुम अपना पहचान पत्र और घरेलू पंजीकरण पुस्तिका लेकर आए हो? नागरिक मामलों के ब्यूरो के पास अभी भी 2 घंटे में काम से छुट्टी है। अगर हम कर सकते हैं तो हम प्रमाण पत्र लेने जाएंगे। ये उस समय के मूल शब्द थे और राघव मल्होत्रा को आज भी ये स्पष्ट रूप से याद हैं। तो अब इशिता मल्होत्रा ने शादी का जिक्र किया और ऐसा लग रहा है कि वह उससे शादी करना चाहती है। राघव मल्होत्रा बिल्कुल नाराज नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि इशिता मल्होत्रा असली और प्यारी है। राघव मल्होत्रा ने इन 2 पलों के बारे में सोचा और अपनी हंसी रोक नहीं पाए। इशिता मल्होत्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और हल्की सी खुबानी आंखों से उसकी ओर देखने लगी। क्या हुआ? राघव मल्होत्रा ने अपना सिर घुमाया और गंभीरता से कहा, माँ, जरा सोचो, तुमने जो कुछ कहा उसमें कुछ गलत तो नहीं है? इशिता मल्होत्रा ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा और महसूस किया कि उसे कोई शिष्टाचार नहीं भूलना चाहिए था, और उसने अपनी बड़ी आंखों में कुछ संदेह के साथ अपना सिर हिलाया। मैं कल्पना नहीं कर सकता, राघव मल्होत्रा ने फिर कहा। बच्चे की माँ, मैंने ही अपनी पत्नी से शादी की है। मैंने नहीं। आपने अभी सगाई के उपहार के लिए 2 मिलियन की बात कही है। आप अन्य चीजों पर भी विचार कर सकते हैं, जैसा कि आपने कहा। हालांकि हमने प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, लेकिन जब हम शादी करेंगे तो अन्य महिलाओं को भी यह मिलना चाहिए। बेशक आप इससे कम नहीं ले सकते। इसके बारे में सोचें। और क्या? राघव मल्होत्रा को याद आया कि उनके कार्ड में 10 लाख से अधिक की रकम होनी चाहिए और उनके माता पिता द्वारा उनके लिए छोड़ी गई शादी की रकम दहेज के लिए पूरी तरह से पर्याप्त थी। मेरे पास घर और कार है, सगाई की अंगूठी खरीद ली गई है और अन्य छोटी मोटी चीजें तैयार करना आसान है।
शादी के विवरण पर धीरे धीरे विचार किया जा सकता है। सिस्टम के सहयोग से राघव मल्होत्रा को बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई। शुरू से आखिर तक उसने कभी नरम चावल खाने के बारे में नहीं सोचा था। इशिता मल्होत्रा ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक पल के लिए उनके गाल लाल हो गए। ओह, उसने फिर ऐसा क्यों किया? राघव मल्होत्रा कहाँ एक साधारण आदमी है। उसने उससे शादी करने का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। उसने पलटकर उसके लिए ऐसा सरप्राइज प्रपोजल तैयार किया। बेशक उसने शादी करने की पहल भी की। मैंने अपने माता पिता की बहुत सुनी है। अजय शर्मा और शालिनी शर्मा हाल के वर्षों में उसकी शादी का इंतजार कर रहे हैं। वे हमेशा कहते हैं कि परिवार में ताकत है। जब तक उसे यह पसंद है वह बस शादी कर सकती है और घर जा सकती है। उसे दूसरे पक्ष से कोई आवश्यकता नहीं है और वह हमेशा दृढ़ संकल्पित है, सब कुछ खुद करने के बारे में सोचती है। इसीलिए उसने अभी टिप्पणी की, हालांकि घर वापस आकर शादीशुदा होने का एहसास एक दूसरे से शादी करने से कहीं बेहतर है। इशिता मल्होत्रा अपने दिल की खुशी को छिपा नहीं पाईं और उन्होंने खिले हुए चेहरे के साथ कहा, शादी के लिए मेरी कोई और ज़रूरत नहीं है। जब तक दूसरा पक्ष आप हैं, बाकी सब ठीक है। और दहेज, मैंने इसे यूं ही सहजता से कह दिया। 2 मिलियन की आवश्यकता नहीं है। दहेज तो बस एक नजरिया है। पिताजी, आपका नजरिया मेरे लिए एक अनमोल दहेज है, इसलिए मुझे 2 मिलियन की ज़रूरत नहीं है। इशिता मल्होत्रा जानती थी कि राघव मल्होत्रा ने अभी अभी काम करना शुरू किया है। इस दौरान उसने एक विला और एक कार खरीदी थी। वह थोड़ी तंग जरूर रही होगी। 2 मिलियन की सगाई का तोहफा उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर था। अगर वह राघव मल्होत्रा था तो स्वाभाविक रूप से उसे इसकी जरूरत नहीं थी। ये पैसा, लेकिन राघव मल्होत्रा का रवैया इस मामले में बेहद सख्त है। हाँ, बेशक दहेज दिया जाएगा। मेरे बच्चे की माँ इसके लायक है। भविष्य में मैं जो पैसा कमाऊंगा वह तुम्हारा होगा। ये तो बताना ही पड़ेगा कि यह केवल 2 मिलियन युआन है। ये वास्तव में आवश्यक नहीं है पिताजी, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और मेरे परिवार को दहेज की परवाह नहीं है। इसके अलावा आपने पहले से ही एक घर और एक कार तैयार कर ली है और शादी के बाद हमारा भौतिक जीवन बहुत सुरक्षित है। दहेज मूल रूप से केवल एक औपचारिकता थी, इसे जानबूझकर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये शब्द सुनकर राघव मल्होत्रा बहुत संतुष्ट हुए। शादी से पहले उन्हें हमेशा यही लगता था कि यह आपसी समझदारी है। उदाहरण के लिए, सगाई का उपहार जिस पर अब हर कोई चर्चा करना पसंद करता है। बड़ों द्वारा दिया गया सगाई का उपहार महिला को महत्व देना है और यह शादी के बाद महिला के जीवन के लिए एक बुनियादी गारंटी भी है और यह उनके परिवार का समर्थन करने के लिए उनकी वित्तीय ताकत का प्रतीक है। और महिला सगाई के उपहार के बारे में क्या सोचती है, वह उसे चाहती है या नहीं, और क्या शादी के तुरंत बाद उसे वापस लाया जाएगा, ये भी उनका अपना विचार है। इशिता मल्होत्रा उनके बारे में ऐसा सोच सकती है और राघव मल्होत्रा को बस इसी वजह से बहुत खुशी होती है। हालांकि एक बड़े आदमी के रूप में 2 मिलियन उस सीमा के भीतर है जो वह दे सकता है और यह एक शिष्टाचार होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से ये कम नहीं हो सकता है। हमें इस मामले पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अन्य चीजों पर चर्चा करें, जैसे कि शादी से पहले क्या तैयारियां करने की आवश्यकता है। कल अपने ससुर और सास से मिलने के लिए मुझे उनकी इच्छा के अनुरूप क्या उपहार लाना चाहिए। और हमारे जियो अनन्या और जियो आरव का खाता। हमारे परिवार में 2 खाता बही नहीं हो सकती। राघव मल्होत्रा ने जो आखिरी वाक्य कहा उससे इशिता मल्होत्रा की याद आ गई। उसने अपने बेटे और बेटी की ओर देखा जो उनकी बातचीत को सुन रहे थे और कहा, मैं लापरवाह थी पिताजी, चूंकि अब हम शादीशुदा हैं, अनन्या और आरव को वास्तव में अपना उपनाम बदल लेना चाहिए। अध्याय 81 बच्चे का अंतिम नाम बदलें। राघव मल्होत्रा घरेलू पंजीकरण के स्थानांतरण के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने बेटे और बेटी का उपनाम बदलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन पीछे से अनन्या और आरव आए और आश्चर्य से बोले, मम्मा क्या हम उपनाम बाबा रखने जा रहे हैं? इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। अच्छा, भविष्य में आपका उपनाम सु होगा, क्या आपको ये पसंद है? अनन्या ने खुशी से सिर हिलाया, मुझे ये पसंद है। अनन्या को उपनाम सु पसंद है। अनन्या बाबा के समान उपनाम रखना चाहती है। हाँ। आरव ने गंभीरता से कहा, कक्षा में सभी छात्र बाबा उपनाम का पालन करते हैं, इसलिए मेरी कोई राय नहीं है। इशिता मल्होत्रा ने राहत भरी नजरों से अपने बेटे और बेटी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए राघव मल्होत्रा से कहा, अगर ऐसा है तो हम कल ही अनन्या और आरव का नाम बदलवा लेंगे और घर का रजिस्ट्रेशन भी हम ही संभाल लेंगे। पापा, आप क्या सोचते हैं? राघव मल्होत्रा को स्वाभाविक रूप से उम्मीद है कि अनन्या आरव उनके सरनेम का पालन कर सकती है। आखिरकार चीन में 5000 सालों से यह परंपरा रही है और बच्चे को पिता के सरनेम का पालन करना चाहिए, और वह शादी के रूप में इशिता मल्होत्रा के साथ नहीं है। हालांकि राघव मल्होत्रा को लगा कि इस मामले में उन्हें अभी भी इशिता मल्होत्रा की पसंद का सम्मान करना होगा।
आखिरकार अनन्या और आरव को 3 साल की उम्र तक इशिता मल्होत्रा ने ही पहुंचाया है। तो राघव मल्होत्रा ने को पायलट इशिता मल्होत्रा को बहुत गंभीरता से देखा और पूछा, माँ, क्या आप वाकई अनन्या और आरव का सरनेम बदलकर मेरा सरनेम रखने को तैयार हैं? पिछले 3 सालों में मैंने उनके विकास में कोई भागीदारी नहीं की है। अगर आप यथास्थिति बनाए रखना चाहती हैं तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। इशिता मल्होत्रा ने उज्ज्वल मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से मैं करती हूँ पिताजी। पिछले 3 वर्षों के बारे में चिंता न करें, मैंने आपकी तलाश नहीं की और आप अनन्या और आरव के अस्तित्व को नहीं जानते थे, इसलिए यह मामला आपकी गलती नहीं है। जब पीछे की सीट पर बैठे आरव ने अपनी माँ की बातें सुनी तो जियाओ का दिल थोड़ा द्रवित हो गया। उसे हमेशा लगता था कि राघव मल्होत्रा पिछले 3 सालों में दिखाई नहीं दिया था, और अब जब वह अचानक वापस आ गया तो वह चेंग याओजिन की तरह था जिसे आधे रास्ते में मार दिया गया था, या तो उन्हें मामा से छीनने के लिए या मामा को उनसे छीनने के लिए। लेकिन मामा ने कहा कि वह इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे अपने और अनन्या के अस्तित्व का पता नहीं था। यदि ऐसा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है ना? और इस दौरान वह उसके और अनन्या के प्रति बहुत अच्छे रहे हैं और वास्तव में उन्हें एक बहुत अच्छा पिता माना जा सकता है। छोटा लड़का मदद नहीं कर सका लेकिन चुपके से राघव मल्होत्रा को देखा, ये सोचकर कि भविष्य में उसे सुआरव कहा जाएगा। ये वास्तव में बुरा नहीं है। राघव मल्होत्रा ने इशिता मल्होत्रा को ये कहते हुए सुना और दोनों बच्चे भी इस बात पर सहमत हुए और ऐसा लगा जैसे उसके दिल में गर्मजोशी का संचार हो रहा हो। बहुत अच्छा। पत्नी बहुत समझदार है, बहुत उदार है और अतीत में उसकी अनुपस्थिति के प्रति विचारशील है। बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते हैं। हालांकि यह 3 साल देर से हुआ है, ये वास्तव में जीवन की सबसे भाग्यशाली बात है कि परिवार इतना सामंजस्यपूर्ण और करीब हो सकता है। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया, ठीक है, चूंकि आप सभी सहमत हैं तो चलिए उपनाम बदल देते हैं। माँ, बच्चे, धन्यवाद। और हमारे परिवार के अनन्या और आरव, पापा आपसे और भी ज्यादा प्यार करेंगे। इशिता मल्होत्रा ने थोड़ा मुंह बनाया। आपने अनन्या और आरव के लिए अपना प्यार 2 गुना कर लिया है और जब आप उसके पास आते हैं तो ये धन्यवाद बन जाता है। क्या तुम भी उससे प्यार नहीं कर सकते? अब राघव मल्होत्रा का उसके प्रति क्या रवैया है? क्या वह आज रात उसे सफलतापूर्वक गिरा पाएगी? इशिता मल्होत्रा उलझन में थी। तो चलो कल दोपहर का भोजन करके ये काम करेंगे और फिर हम इसे करेंगे और रात को साथ में खाना खाने के लिए घर जाएंगे। सू परिवार विला। सू के पिता और सू की माँ पहले ही खाना खा चुके थे और दीवार पर लिखे शब्दों को देख रहे थे। सू की माँ समय समय पर दरवाजे की ओर देख रही थी। बच्चे वापस क्यों नहीं आए? पापा। सू ने टीवी देखा और कहा, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? अभी तो केवल 8 बजे हैं। माँ। सू ने उसे घूर कर देखा, तुम्हें कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें कोई जल्दी नहीं है। तुम यहाँ धारावाहिक देखने के लिए इंतजार कर रहे हो। तुम सप्ताह के दिनों में ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं देखते। पिताजी। सू उजागर हुए, मुस्कुराए और कहा, मैं 2 बच्चे नहीं चाहता। कविता मल्होत्रा ने कहा, मुझे नहीं पता कि बच्चे बाहर कैसे खेल रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा और बहू अक्सर साथ खेलने के लिए बाहर जाएंगे और एक अच्छा रिश्ता विकसित करेंगे। जैसे ही आवाज गिरी, अचानक आंगन से कार के इंजन की आवाज आई और वृद्ध दंपति तुरंत उठ खड़े हुए। बच्चे वापस आ गए हैं। सू की माँ उत्साहित होकर दरवाजे की ओर चली गईं और सू के पिता भी तुरंत उनके पीछे चले आए। जल्द ही प्रवेश द्वार का दरवाजा खुला और अनन्या एक छोटे तोप के गोले की तरह अंदर भागी। दादाजी और दादी। हम वापस आ गए। छोटे लड़के की मीठी दूधिया आवाज बस दिल पिघलाने वाली है। और मेरी छोटी अनन्या और जियो आरव वापस आ गए हैं। क्या तुमने आज रात अच्छा समय बिताया? क्या तुमने कुछ स्वादिष्ट खाया? माँ। सू ने अनन्या को गोद में लेते हुए पूछा। दादी जी, आज हम बहुत खुश हैं। बाबा ने हमारे लिए इनाम भी जीता है। छोटे लड़के ने आरव के हाथ में 2 हेलमेट की ओर इशारा करते हुए कहा, दादी को देखो। यह वो पुरस्कार है जो मैंने बाबा प्रतियोगिता में जीता था। मुझे ये बहुत पसंद है। हे क्या ये सही है? जल्दी ही दादी को दिखाओ। मामा। सू बहुत खुश थे, नीचे बैठे थे और दोनों हेलमेट को देख रहे थे और दोनों बच्चों के चेहरे पर गर्व के साथ उनकी तारीफ कर रहे थे। अनन्या ने एक छोटी सी बात करने वाले की तरह अपने दादा दादी को अपनी ओर खींचा और आज रात की घटनाओं के बारे में बात करना शुरू कर दिया और कहा कि राघव मल्होत्रा ने प्रतियोगिता जीत ली है। अनन्या को कुछ बातें ठीक से समझ नहीं आती थीं, उसे सिर्फ इतना पता था कि उसके पिता ने पहला स्थान जीता है, लेकिन वह ये नहीं बता सकती थी कि वह कितना अच्छा था। आरव उसके बगल में ही था। उदाहरण के लिए, उसके पिता की शूटिंग प्रतियोगिता का हर शॉट एक ही पॉइंट पर शूट किया गया था। सू के पिता और सू की मां ने यह बात सुनी और वे दोनों बहुत प्रसन्नतापूर्वक आश्चर्यचकित हुए। सच में
दादी को तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पापा इतना कुछ जानते हैं। वृद्ध दंपति को वास्तव में यह नहीं पता कि राघव मल्होत्रा ने कॉलेज के 4 वर्षों में ही इतनी सारी चीजें सीख ली हैं। रेसिंग और निशानेबाजी की तो बात ही छोड़िए। अनन्या ने तुरंत सिर उठाया और चमकती आंखों से कहा, हाँ दादी, मैं बाबा से वाकई थक गया हूँ। उन अंकल ने कहा था कि बाबा सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हैं। आरव ने भी गर्व से कहा, बाबा ताकत पर निर्भर रहने वाले आदमी हैं खाने के लिए। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा ने कार पार्क की और घर चले गए। जैसे ही वे दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने 2 छोटे बच्चों को ये कहते हुए सुना। राघव मल्होत्रा अचानक मुस्कुराए, पास जाकर अनन्या और आरव के नन्हे सिरों को छुआ। उनके चेहरे पर अपने बूढ़े पिता की राहत भरी नजर थी। अपने बेटे और बेटी से प्रशंसा पाना सचमुच अद्भुत है। पापा, मम्मी, हम वापस आ गए हैं। इशिता मल्होत्रा ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। उसे थोड़ी प्यास लगी थी। राघव मल्होत्रा पहले ही पानी डालने के लिए रसोई में जा चुका था और वह भी उसके पीछे चली गई। ये देखकर कि माँ और पिताजी चले गए हैं, अनन्या अचानक चालाकी से मुस्कुराई, मासू के कान में झुकी और बोली, दादी, मैं आपको एक रहस्य बताती हूँ। कविता मल्होत्रा ने खुश होकर कान लगाया। अच्छा, दादी को कौन सा छोटा सा राज बताना चाहती हो? आज जब हम बाहर खाना खा रहे थे, माँ ने सबके सामने मुझसे कबूल किया। बाबा ही छोटे लड़के ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली, लेकिन वह फुसफुसाना नहीं जानता था। रसोई में मौजूद 2 लोग ये शब्द नहीं सुन पाए, लेकिन आरव और उसके बगल में बैठे डैड सू दोनों ने उन्हें सुना। सू की माँ आश्चर्यचकित हुई। उसने ऊपर देखा और सू के पिता की ओर मुस्कुराए। वे दोनों बहुत खुश थे। कोई आश्चर्य नहीं कि बेटा वापस आते ही अपनी बहू के साथ रसोई में चला गया। लगता है आज की रात बहुत अच्छी रही। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।